यस, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सब कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर और नॉट? जल्दी कंफर्म करो सारे। ऑडियो वीडियो क्लियर और नॉट? चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो स्वागत है आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल टू द फ्रेश बैच ऑफ सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग। आई वेलकम यू ऑल टू द फ्रेश बैच ऑफ सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग। सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स का बैच आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक नया बैच, नई उमंग, नए जोश के साथ हम एक अपना फ्रेश बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज वाली क्लास में हम जस्ट इंट्रोडक्शन रखेंगे, अपना सिलेबस को समझेंगे, पेपर पैटर्न को समझेंगे, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीजों को समझेंगे। कुछ मेरे रूल्स होते हैं क्लास के, वो रूल्स मैं आपको समझाऊंगा। ये सारी चीजें हम समझेंगे, प्लस आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इंटरमीडिएट को अप्रोच करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। कुछ लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे भी रहेंगे, तो जो बच्चे यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं तो उन सबको भी पूरा अटेंटिव रहना है। क्लासेस कैसे लेनी है वो सब चीजें मैं आपको भी थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है? ओके, पहले मैं यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को जो डेमो पर्पस के लिए देख रहे हैं उनको बता देता हूं। अभी यूट्यूब पे हमारी जो कुछ क्लासेस रहेंगी ना, ये हमारी स्टार्टिंग की क्लासेस रहेंगी डेमो पर्पस के लिए। इसमें हम जैसे आज वाली क्लास इंट्रोडक्शन होगी, उसके बाद हम एक टॉपिक शुरू कर देंगे शेड्यूल 3 का। थोड़ा सा देखो, सुनो, थोड़ा सा आपको ना मेरी आवाज से लग रहा होगा मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा क्योंकि मेरा गला पेन है। मेरे को कल से स्टार्ट करनी थी क्लास, लेकिन मेरा गला खराब होने की वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाया, तो मैं आज से शुरू करूँ। तो आज मैं थोड़ा धीरे ही बोलूंगा, ज्यादा तेज बोलूंगा तो पता चला गया, ठीक है? तो वो चीज नहीं करनी, तो थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा। तो जो बच्चे YouTube से देख रहे हैं, तो आज हमारी क्लास इंट्रोडक्शन वाली है। उसके बाद हम एक टॉपिक शुरू करेंगे शेड्यूल 3 का। तो वो शेड्यूल 3 पूरा YouTube पे रहेगा। फिर रिजल्ट आ जाएगा आपका। रिजल्ट के बाद फिर हम देखते हैं हम कहां तक पहुंचेंगे। तो देखता हूं एक या दो चैप्टर्स मैं आपको YouTube पे डाल के दूंगा, आप डेमो पर्पस के लिए देख सकते हो, लेकिन सारी बातों को ध्यान से सुनते चले जाना। आइए जी, और बहुत सारे बच्चे मेरे प्यारे प्यारे जो मुझसे फाउंडेशन में पड़े हुए हैं, तो वो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, तो फाउंडेशन वाले बड़ा आराम से ध्यान से देखना, चीजों को सुनना, और कोई भी डाउट आए तो यू कैन डिस्कस, ठीक है? किस तरीके से हम बिगिनिंग करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, ये सब देखते हैं। देखो, ये जो बैच रहेगा फॉर जनवरी 26 ऑनवर्ड्स, जो भी बच्चों का एग्जाम जनवरी 2026 में है या उसके बाद है, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। जो भी बच्चों का जो एग्जाम है वो जनवरी 26 में है या उसके बाद है, तो उन सब के लिए ये बैच एप्लीकेबल है। अभी मई और सितंबर का, देखो मई के लिए तो टाइम बचा ही नहीं है। सितंबर का अगर कोई बच्चा है, सितंबर 2025 का अगर कोई बच्चा है, उसको नहीं बोलूंगा मैं ये वाला बैच ज्वाइन करने के लिए। रीजन बीइंग, क्योंकि देखो सितंबर में अगर कोई बच्चा प्लान कर रहा है, वैसे आप में से तो फाउंडेशन वाले बच्चे, तो आप में से तो कोई भी सितंबर के लिए प्लान नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे सितंबर वाला भी देख रहा हो, तो बेटा आपके लिए ये बैच एप्लीकेबल नहीं है। आप लोग क्या करो, आप लोग जो मेरा रिकॉर्ड हो चुका है बैच, आप वो वाला बैच ले लो, आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ मेरी स्पीड थोड़ी आराम आराम से रहेगी, तो आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। तो बेटर रहेगा कि आप जो मेरा बैच ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है और मस्त तरीके से रिकॉर्ड हुआ है, कोई अकाउंट्स में कुछ खास चेंजेस नहीं आते हैं, तो आप प्रीवियस वाले बैच से भी काम कर सकते हो। इवन आप लोगों में से भी कोई भी बच्चा जो जनवरी का है, वो भी अगर रिकॉर्डेड बैच देखना चाहता है तो रिकॉर्डेड भी ले सकता है। रिकॉर्डेड भी सेम टू सेम है, क्योंकि मैं अभी आपको जो लाइव कराऊंगा बैच, तो ये 100% लाइव नहीं होता, इसमें कुछ चीजें मैं आपको रिकॉर्डेड भी दूंगा, ठीक है? तो वो मिक्स एंड मैच करके हम अपना बैच चलाएंगे। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। सीए इंटरमीडिएट जनवरी 26 के लिए आप सबको बताइए, देखो सीए का न्यू कोर्स है, न्यू कोर्स है, ठीक है? तो न्यू कोर्स के हिसाब से कोई भी पुराने कोर्स की बातें होंगी भी नहीं। आई होप आपको शायद पता भी ना हो, पुराना कोर्स हुआ करता था, लेकिन था एक पुराना कोर्स जिसका हमारा पहला अटेम्प्ट जो हुआ था वो मई 2024 में हुआ था। तो अभी तक मई 2024 में एक अटेम्प्ट हो चुका, एक सितंबर 2024 में अटेम्प्ट हो चुका, और एक जनवरी 2025 में अटेम्प्ट हो चुका, और आपके एग्जाम तक ये तो अटेम्प्ट हो चुके, ठीक है? ये तो डन। और अभी कौन कौन से होने बाकी हैं? मई 2025 में एग्जाम होगा, फिर आपका सितंबर 2025 में एग्जाम होगा। ये दोनों अटेम्प्ट अभी पेंडिंग है न्यू कोर्स के।
तो आपके एग्जाम से पहले वाले बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। अब देखो पूरा हमें पता लग गया कि भाई इंस्टीट्यूट नए कोर्स में किस किस तरीके से सारी चीजें पूछने वाला है। ये सब चीजों से हम बिल्कुल कहते हैं ना परफेक्ट हो चुके हैं, हमें सारी चीजें पता लग गया है। जब मैंने पहला पहला बैच पढ़ाया था मई 2024 में, मुझे भी नहीं पता था कि इंस्टीट्यूट नए कोर्स में कैसे पूछेगा। फिर सितंबर जो जनवरी वाला बैच लिया था, अगला मैंने जनवरी का बैच लिया था, उसमें थोड़ा सा आइडिया आया कि हाँ मई और सितंबर में ये चीजें पूछूंगा, तो जनवरी में एक आइडिया आ गया। लेकिन अब मैं आपका जो बैच लाऊं, मुझे काफी हद तक चीजें, मैक्सिमम चीजें पता लग गई कि इंस्टीट्यूट क्या पूछता है। तो अब तो ऐसा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और आपके लिए प्रैक्टिस का मटेरियल बहुत है। मई सितंबर जनवरी मई सितंबर, मतलब आपके पास 5 अटेम्प्ट का सवाल है। तो यानी कि 5 अटेम्प्ट का मतलब पता क्या होता है, 5 अटेम्प्ट की तो आरटीपी होगी, 5 अटेम्प्ट के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और पांचों अटेम्प्ट में जो जो भी एमटीपी आ रहा है, हर एक अटेम्प्ट में 1 या 2 एमटीपी रिलीज करता ही है इंस्टीट्यूट, 2 तो मान के चलो करता ही करता है। तो 2 एमटीपी यानी कि 5 इंटू 2 10 एमटीपी, 5 आरटीपी और 5 पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। इतना सारा कंटेंट आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि सर प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस के लिए कंटेंट नहीं है, प्रैक्टिस के लिए तो बहुत कंटेंट है, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट है आपके पास, तो कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। ओके, एक मैंने वीडियो डाली थी, यूट्यूब पे भी डाल दी थी, और आप लोगों का सेशन भी कंडक्ट किया था अबाउट रोड मैप ऑफ सीए इंटरमीडिएट। आई होप आप सबने वो वीडियो देख लिया है। बताओ कोई आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो? बताओ। देखो लाइव में भी यहाँ पर मेरे साथ कुछ बच्चे कनेक्टेड है, तो मैं उनसे डिस्कस करो। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट कर देना। तो आप सबने उम्मीद करता हूं रोड मैप वाली वीडियो देख लिया। अगर नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जाकर मेरे चैनल पे आपको रोड मैप वाली वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने पूरा बताया है कि सीए इंटरमीडिएट में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, सारी चीजें बताई है। एक मैं छोटा सा बस 5 मिनट का टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, कि एक बार दोबारा आपको मोटा मोटा तौर पर बताने के लिए कि भाई हमें कैसे अप्रोच करना है। देखो अभी चल रहा है फेब, अभी चल रहा है फेब। आज तारीख क्या होगी? आज तारीख होगी है बेटा 11 फेब, ठीक है। आज हो गया 11th फेब, ठीक है। तो फेब चल रहा है हमारे पास, और हमारा एग्जाम है कब? जनवरी 2026 में। तो हमारे पास सर टाइम तो है, टाइम तो है। देखने में लगेगा टाइम तो बहुत है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, इंटरमीडिएट एक ऐसी चीज है, जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, वैसे वैसे आपको टाइम की इंपॉर्टेंस पता लगती है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो, अगर आप टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हो तो आपको मजा आएगा। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट मत करना, स्टार्टिंग से ही जरूरी है। देखो अभी रिजल्ट नहीं आया तो मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही एकदम से, वो होता है ना कि बिल्कुल ही लग जाओ, जी जान तरीके से लग जाओ, नहीं। आराम आराम से, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता तो बिल्कुल स्लोली स्लोली आराम आराम से पढ़ो, आराम आराम से इंजॉय करते हुए पढ़ो। एक बार रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद हम अपनी पेस में अपने आप ही पकड़ लूंगा। तो इसलिए जब तक रिजल्ट नहीं आता तो मैं आपकी क्लास भी ऑल्टरनेटिव रख रहा हूँ। हफ्ते में 3 या 4 क्लासेस में आपकी रख रहा हूं। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, 3 क्लास रख रहा हूं अभी रिजल्ट तक, रिजल्ट आने के बाद मैं आपकी इसको 5 क्लास 5 डेज अ वीक तो कर दूंगा, और फिर धीरे धीरे आके 6 डेज अ वीक भी हो जाएगी, रेगुलर भी क्लास हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस काफी है, ठीक है। तो अभी फेब चल रहा है, तो आपका टारगेट पता क्या होना चाहिए? आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे इन एनी केस मार्च अप्रैल मई जून, मुझे इन एनी केस अपना जो सिलेबस है वो जून एंड तक कंप्लीट करना है। ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 आपको जून में अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए। कैसे भी करके आप प्लान करो और जून एंड तक अपना सिलेबस को कंप्लीट करो। एक बार देखो कि सिलेबस क्या है, कुछ क्लासेस वगैरह डेमो पर्पस के लिए आप देख सकते हो, और अपना सिलेबस का कंटेंट देख सकते हो। मैं बता दूंगा, मैं अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ, साथ साथ मेरे साथ और भी सब्जेक्ट के टीचर एसोसिएटेड है, सबकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, किसके कितने लेक्चर्स हैं, किसका कितना ड्यूरेशन है। तो अकॉर्डिंगली प्लान करो, और जून एंड तक, जून एंड तक का आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे ग्रुप 1 खत्म करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने बचेंगे। फिर अगले 4 महीने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये आ गया अक्टूबर। अक्टूबर एंड तक, मतलब जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 4 महीने आप लोग क्या दे दो सर? ग्रुप 2 को दे दो, अलोंग विद ग्रुप 1 रिवीजन, और ग्रुप 1 को रिवाइज करते रहो। ऑब्वियसली ग्रुप 1 रिवाइज करोगे ना, भाई पढ़ लिया ग्रुप 1 तो उसको रिवाइज करते चले जाओगे, और साइड बाय साइड आप क्या करोगे? ग्रुप 2 को अपना पढ़ते चले जाओगे। फिर उसके बाद जो आपके पास नवंबर एंड दिसंबर बचेगा, इसमें आप क्या करो? इसमें आप अपना दोनों ग्रुप्स बैठो और अच्छे से रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, वगैरह वगैरह। बीच बीच में टेस्ट आप देते रहो, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं लास्ट के 2 महीने में आपको रिवीजन करनी है, फाइनल रिवीजन करनी है अच्छे से, और अपने मॉक टेस्ट वगैरह को अपीयर करना है। तो जाकर आप जनवरी में बढ़िया तरीके से बोथ ग्रुप्स का एग्जाम लिख सकते हो। इसमें मैं 7-7 क्वेश्चन ले रहा हूं, बोथ वर्सेस सिंगल भी। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको सारा, लेकिन बोथ वर्सेस सिंगल का डिसीजन मैंने आपको क्लियरली बताया था। आपको सोच के बोथ चलना है, आपको सोच के बोथ ही चलना है कि मुझे जनवरी 26 में बोथ देने हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा ग्रुप 1 की तैयारी से करनी है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाते हैं, दोनों ग्रुप इकट्ठे शुरू कर देते हैं।
कहीं भी अगर कोचिंग लेते हैं, जो भी कहीं भी XYZ शुरू करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि दोनों ग्रुप इकट्ठे शुरू कर देते हैं। ये भूल के भी गलती मत करना। अगर आपने ऐसा कर दिया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको क्या मिलेगा, एक दिन ग्रुप 1 चल रहा है, एक दिन ग्रुप 2 चल रहा है। वो बहुत गलत चीज है। इससे क्या होता है कि छह के छह सब्जेक्ट आपके शुरू हो गए, तैयारी एक की भी नहीं हो पा रही, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। सुबह से लेकर शाम तक तो क्लासेस ही क्लासेस चली आ रही हैं, फिर उसके बाद घर जाओगे, थक जाओगे, क्या पढ़ोगे? सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं है। सेल्फ स्टडी का अगर टाइम नहीं है तो फिर पढ़ाई करने का कोई, क्लासेस देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको प्लानिंग करते हुए चलना है। आपको देखना है कि मैं जो पढ़ रहा हूं क्या मैं उसको रिटेन कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। जितनी बार रिवीजन करते हो उतना आपके लिए फायदेमंद चीज होगी। तो इसलिए फोकस करो कि मुझे पहले ग्रुप 1 निपटाना है जून एंड तक। इन केस अगर आपका ग्रुप 1 जून एंड तक कंप्लीट ना होते होते, मान लो वो जुलाई अगस्त तक चला गया, हो सकता है बीकॉम भी आ जाता है या XYZ, किसी के साथ कोई भी रीजन हो सकता है। अगर वो ग्रुप 1 जून होते होते जून तक कंप्लीट ना हो गया, वो अगस्त तक पहुंच गया, डरने की बात नहीं है। अगर ऐसा हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे जनवरी में ग्रुप 1 का ही एग्जाम देना है, तो ग्रुप 1 को पक्का कर लो। और अगस्त के बाद आप अपने ग्रुप 2 के एक या दो सब्जेक्ट को शुरू कर देना। आप ग्रुप 2 के अपने एक या दो सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो अगस्त के बाद। अगर आपका ग्रुप 1 डिले हो रहा है तो ग्रुप 1 को फोकस रखो कि मुझे एग्जाम ग्रुप 1 का ही देना है, और ग्रुप 2 के एक दो सब्जेक्ट फोकस कर लेना। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जनवरी के बाद फिर मई में एग्जाम दे पाओगे। नहीं तो अगर आपने ऐसा किया कि मैं जनवरी तक आपने ग्रुप 2 हाथ ही नहीं लगाया, खाली ग्रुप 1 ही ग्रुप 1 पढ़ते चले गए, वैसे तो ये अनजस्टिस हो जाएगी, एक तरीके से इनजस्टिस ही हो जाएगी ना, कि भी आप एक ग्रुप को तो इतने इतने महीने दे रहे हो, पूरे पूरे 8-8 महीने एक ही ग्रुप को दे दिया, और दूसरे ग्रुप के लिए आप टाइम ही नहीं दे रहे हो। नहीं, वो चीज गलत है। इंस्टीट्यूट ने बहुत चीजें प्लान करके ही आपको सिलेबस दिया है। ऐसे हवा में सिलेबस थोड़ी ना दिया इंस्टीट्यूट ने, सारी चीजों को प्लान करके आपका सिलेबस बना रखा है। तो अगर आप जनवरी तक आप ये सोचते हो कि मैं ग्रुप 1 ही करता चला जाऊंगा, ठीक है, आपने ग्रुप 1 कर लिया, लेकिन फिर आप मई में एग्जाम नहीं लिख पाओगे, फिर आपको वो अटेम्प्ट डिले करके सितंबर तक जाना पड़ेगा। उससे क्या कर रहे हो आप, अपनी जो प्रिपरेशन, अपनी जो सक्सेस है वो डिले करे जा रहे हो। ठीक है, तो आपको बैठ के तसल्ली से ज्यादा अभी कुछ सोचना नहीं है। आपको सिर्फ अपने माइंड में ना ये फोकस रखना है कि मुझे जनवरी 26 में बोथ ग्रुप्स लिखने हैं। लेकिन मुझे अब ग्रुप 1 अभी फोकस क्या हो, देखो हमारा एक ना विजन होना, मिशन होना बहुत जरूरी है। आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैंने भी पढ़ा रखा है, ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अब तो नहीं पढ़ाता मैं खैर, लेकिन उसमें विजन मिशन होता है। तो आपको अपना विजन बनाना पड़ेगा कि मेरा विजन है कि मुझे सीए इंटरमीडिएट एक ही बारी में निकालना है। उसके लिए मिशन क्या है, आपको सीए बनना है जल्दी से जल्दी, ये आपका विजन हो गया। उसके लिए आपका मिशन क्या है कि स्टेप बाय स्टेप आप बना रहे हो कि मेरे को जनवरी 26 में सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स एक ही बारी में निकालने हैं। उसके लिए वो मिशन को अचीव करने के लिए आप क्या बनाओगे, अपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स तैयार करोगे। ये ऑब्जेक्टिव है आपके कि भाई मुझे किस इन एनी केस क्या करना है, अपना ग्रुप 1 मेरे को जून एंड तक कंप्लीट करना है, जिसके लिए मैं अभी से शुरुआत कर देता हूं अपनी तैयारी की। अभी ज्यादा कुछ मत शुरू करो, अभी आप एक अकाउंट्स का सब्जेक्ट मेरे साथ शुरू कर लो, और बाकी मैं लॉ के, टैक्स के भी डेमोज डालता रहूंगा यूट्यूब पे, तो आप वो डेमोज देखने चालू कर सकते हो। मर्जी है आपकी। मैं ये भी नहीं कहता कि सारे सब्जेक्ट आप मुझसे ले लो, ये भी एक गलती मत करना। कई बार बच्चा क्या करता है ना कि सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पर लेने की कोशिश करता है कि सस्ते मिल जाएंगे तो एक जगह ले लूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि मेरा सब्जेक्ट तो लो ही मुझसे, ठीक है। अब बाकी सब्जेक्ट है जैसे लॉ है, टैक्स है, अगर आपको, मैं आपको डेमोस दूंगा, अगर आपको पसंद आते हैं ठीक है, नहीं पसंद आते कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में बहुत टीचर्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, जहां आपका कंफर्ट बैठे वहां ले लेना क्लास। बट ये ध्यान रखना कि ऐसे किसी नाम के पीछे मत भागना कि भाई मेरे दोस्त ने बोला इससे ले लो तो उससे ले लो, ये एक इसका नाम चलता है इससे ले लो, उससे कुछ नहीं होता, उससे कोई भी बेनिफिट नहीं है। हो सकता है कि नाम वाला टीचर हो या आपके दोस्त ने जहां से पढ़ा हो उसको समझ में आ गया हो, आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आपका पैसा और टाइम दोनों जाएगा। पैसा तो चलो एक बार को फिर है, लेकिन टाइम जो वेस्ट होता है ना, और उसके बाद जो डीमोटिवेशन होती है वो बहुत दुख देती है। ठीक है, तो सोच समझ के लेना, डेमो देखकर आप देखना कि क्या आप टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। मैंने एक वीडियो भी ऐसी बना रखी है कि भाई आपको कैसे फैकल्टी को चूज करना चाहिए, तो वो आप फैकल्टी वाली वीडियो भी जरूर देखो कि मेरे को कैसे चूज करना है, क्या मैं टीचर से कनेक्ट कर रहा हूँ, क्या टीचर मुझे सपोर्ट करेगा, क्या टीचर मुझसे बात करेगा, क्या टीचर से मैं मिल सकता हूँ, कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। वो सब चीजें बहुत मैटर करती है आज के टाइम में। आज के टाइम में भी टीचर अवेलेबल, टीचर की आपने क्लास ले ली, क्लास देके छोड़ दिया, अब टीचर आपसे कनेक्ट ही नहीं हुआ, ना टीचर आपको जानता ना आप टीचर को जानते, आपने कभी आज तक बात ही नहीं करी, तो वो चीज सही नहीं है। खाली देखो एग्जाम तक का अपना रोल नहीं है, मेरा आपके साथ एग्जाम तक का रोल बिल्कुल नहीं है। एग्जाम जब तक आप सीए नहीं बन जाते ना, अभी मैंने फाइनल पढ़ाना चालू नहीं करा, जल्दी मैं शुरू करूंगा फाइनल पढ़ाना भी, लेकिन अगर आप सीए फाइनल में, आज भी सीए फाइनल के बच्चे मुझसे कांटेक्ट करते हैं, चाहे सीए फाइनल के हो, सीएमए फाइनल के हो, आज भी मुझसे बच्चे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे मिलने आते हैं। भले ही वो फाइनल तो भाई मुझसे थोड़ी ना पढ़ रहे, ना मैं पढ़ाता, ठीक है, लेकिन स्टिल वो एक कनेक्शन ऐसा डेवलप हो गया कि बच्चा आज भी मुझसे कनेक्टेड है।
आज भी उसे कहीं अपना जॉब, बहुत सारे बच्चे सीए क्वालिफाई कर गए, उसके बाद जॉब में अगर बच्चा कहीं जॉब नहीं लग रही होती तो मैं उसको रेफर करता हूँ कि भाई आप ट्राई कर सकते हो, आर्टिकलशिप लगवाने में उनकी रेफरेंस दे देता हूँ। प्लस जॉब में भी अगर वो किसी चीज में फंस रहे हो तो डिस्कस करते हैं बच्चे, बात करते हैं, वो चीज होनी जरूरी है। तो आज के टाइम में टीचर एक वो नहीं रहा कि भाई एक स्टूडेंट है उसके ऊपर टीचर बैठा हुआ है और एक ऑर्डर चला रहा है टीचर, नहीं। आज के टाइम में टीचर और स्टूडेंट एक फ्रेंडली रिलेशन होना बहुत जरूरी है। तो आप देखो, आपकी और मेरी उम्र में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। आप होंगे कितने साल के होंगे, सब अपनी अपनी एज बता दो, गर्ल्स को छोड़कर। जो बॉयज है वो अपनी अपनी एज बता दो, उम्र बता दो कितनी होगी, ठीक है भाई। मैं तो अपनी खुली उम्र बताता हूँ, मेरी 33 है। आप लोग की कितनी एज है? आई थिंक आप लोग होंगे कितने होंगे, मेरे ख्याल से 19-20 साल के होंगे। तो आपकी और मेरी एज में कोई ऐसा बहुत बड़ा फासला नहीं है, सिर्फ 12-13 साल का फर्क है। तो 12-13 साल कुछ नहीं होते। तो आप मुझे एज अ टीचर ना समझ के आप मुझे एज अ मेंटर, एक बड़ा भाई अपना समझ सकते हो कि ये मेरा मेंटर है, ये मेरा बड़ा भाई है। इससे मेरे को कभी भी कोई भी दिक्कत आती है पढ़ाई रिलेटेड, मैं खुला इनसे डिस्कस करूंगा और बेझिझक होकर आपको मुझसे डिस्कस करना है। नॉट इवन इन माय सब्जेक्ट, देखो मैं अपने सब्जेक्ट में तो आपकी मदद करूंगा ही करूंगा, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी दिक्कत आ रही है, टेक्निकली मैं उधर हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको वो पढ़ने में, वो समझने में, या उसको मतलब कहीं भी कुछ भी सिचुएशन में आप फंस रहे हो तो यू कैन डिस्कस मी। और मैं अपनी देखो झूठी तारीफ नहीं करता, मैं बहुत इजीली एक्सेसिबल हूँ। जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो मुझसे बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। वो सब आपको पता ही है, जो मुझसे पढ़े हुए उनको पता ही है कि मैं बहुत इजीली एक्सेसिबल हूँ। आप लोगों के रिस्पांस वगैरह मैं देता रहता हूँ, ठीक है। जो मुझसे पढ़े हुए, देखो मैं कोई एक रिकमेंडेशन दूंगा, मतलब एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप जरूर यूट्यूब वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि कैसा आपको मेरा सपोर्ट लगता है, ठीक है। चलो, हो सकता है कुछ बच्चों को नापसंद आता हो, तो वो नापसंद आने वाला भी बता देना, जिसको पसंद आता है वो पसंद आने वाला भी बता देना। देखो, मैं बीइंग अ टीचर हर किसी को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अगर 100 बच्चे हैं तो मैं 100 के 100 बच्चों को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन मेरा टारगेट होता है कि मैं अपनी तरफ से 100% देके 100 के 100 को सेटिस्फाई करूं। लेकिन जरूरी नहीं है 100 का 100 बच्चा सेटिस्फाई हो, 100 में से 90 तो हो ही जाता है, 10 तो देखो, 10 बच्चों को तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ये मेरा मोटिव है। चलो, तो ये न्यू कोर्स की बातें मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है। चलो, अब बाकी आपको ये सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है अपना, क्या क्या ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, वगैरह वगैरह सब चीजें मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुका। मैं दोबारा इस पर नहीं आऊंगा, ये आप देख लेना, ठीक है। नाउ, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं अपना कि सर ये सब्जेक्ट जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, पहला पेपर है, एडवांस अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, ये क्यों, किस तरीके से हमें इसे पढ़ना चाहिए, कितना जरूरी है ये सिलेबस। देखो, आप लोग सीए बन जाओगे, सीए बनने के बाद आपका जो मेन एरिया ऑफ वर्क होगा ना, वो आपका क्या होगा, जिसमें सबसे ज्यादा सीएस पाए जाते हैं, दैट इज ऑडिट। सबसे ज्यादा क्या मिलेगा सर, सीएस ऑडिट करते हुए आपको मिलेंगे कि भाई ऑडिट है, क्योंकि ऑडिट ऑडिट जो है वो डोमेन है सीए का, ठीक है। तो आपको ऑडिट करते हुए मिलेंगे, और ऑडिट किसका सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको नहीं बनानी, आपको बिल्कुल भी पूरी जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाओगे, वो मैनेजमेंट बनाएगी आपको। बट मैनेजमेंट को अगर आपकी जॉब भी लगती है तो आप नहीं बनाने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका स्टाफ बना रहा होगा, मैनेजमेंट बना रही होगी। आप उनको क्या करोगे, सुपरवाइज करोगे, आप मैनेजमेंट की असिस्ट करोगे, मैनेजमेंट को हेल्प करोगे कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाए यूजिंग योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस जो आप फाइनल में पढ़ते हो, इंड एएस वगैरह, इनको यूज करते हुए इनको कैसे अप्लाई करना है। एक बहुत अच्छा काम आता है आज के टाइम में कि भाई कुछ जो कंपनीज है जो एएस लगाती है उनको इंड एएस में कन्वर्ट करना है। अब धीरे धीरे करके इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आएगी, तो एएस वाली कंपनी को इंड एस में कन्वर्ट करना है, वो एक बहुत अच्छा काम है और अच्छा पेइंग वाला काम है। तो ये सब भी आप काम करोगे, ठीक है। ऑडिट जो आपका एरिया है, तो उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है। तो आपको पता होना चाहिए सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनी है, आपको सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स, गाइडलाइंस, इंड एस, आईएफआरएस जो भी है, सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी फाउंडेशन में, वो आपने बेसिक एप्लीकेशंस देखी कि आपने अलग पार्टनरशिप में अकाउंट कैसे बनते हैं, कंपनी अकाउंट्स कैसे बनते हैं, शेयर्स कैसे इशू होते हैं, बोनस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फाइनल अकाउंट्स कैसे तैयार होते हैं, ये सब चीजें देखी। अब आप जो देखोगे ना, अब यहां पर जो आप अकाउंटिंग सीखोगे ना, इसको आप एप्लीकेशन एज वेल एज एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन वगैरह ये सब भी सीखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड। अब जो भी हम काम करेंगे ना, वो अपना सारा स्टैंडर्ड बेस्ड काम करेंगे, मतलब मैं अपनी मर्जी से कोई अकाउंटिंग नहीं कराऊंगा। जो चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी है वो आपको समझाऊंगा, जो बातें कंपनीज एक्ट में लिखी हैं वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अब हमारा पढ़ने का, अकाउंटिंग को सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका थोड़ा हो जाएगा चेंज,
ठीक है। अब हमें बहुत स्टैंडर्डाइज तरीके से यूजिंग सम गाइडलाइंस, यूजिंग सम रूल्स, इन सब के हिसाब से हमें अपने सब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, देखो इसका जो सिलेबस है सर, सिलेबस इज लेंथी, नो डाउट सिलेबस है लेंथी, सिलेबस लेंथी है। मैं ये नहीं बोलूंगा सर सब्जेक्ट बहुत अपना कहते हैं उसे छोटा सा सब्जेक्ट है आराम से हो जाएगा, ये वो नहीं सर, सिलेबस लेंथी है। अकाउंट्स का सिलेबस इज लेंथी। 3 पेपर आपके ग्रुप 1 की बात करो, 3 पेपर आपके ग्रुप 1 में, अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, टैक्स हो गया, तीनों में सबसे ज्यादा लेंथी आपका टैक्स, टैक्स इज वेरी लेंथी। उसके बाद आता है आपका अकाउंट्स, और फिर तीनों में सबसे जो लाइट है वो है लॉ। लेकिन लॉ भी अकेला ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही हल्का पेपर है, उसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन तीनों में कंपैरेटिवली लॉ हल्का है। फिर उसके बाद अकाउंट्स आता है और टैक्स इज वेरी लेंथी। ठीक है, तो अकाउंट्स का जो मैं पेपर पढ़ाता हूँ इट्स लेंथी। ठीक है, इस पेपर को पूरा करने में लगभग हमें 200 घंटे का टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बैच टू बैच भी डिपेंड करता है, तो 200 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, एक लेक्चर अगर 2 घंटे का है तो आप मान के चलो 100 लेक्चर्स का हमारा काम है, 100 लेक्चर्स हमें लग जाएंगे इसको कवर करने में। ठीक है, तो 200 घंटे का आपका अप्रोक्सीमेटली सिलेबस है, जिसको हम कवर करने में लगभग 100 लेक्चर्स लगा देंगे। ठीक है, अब वो देखेंगे धीरे धीरे प्लान करके कि भी हम कैसे 100 लेक्चर्स को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया लेंथ की बात। ठीक है, उसके बाद सब मोड ऑफ द क्लासेस कैसे रहने वाला है। मोड जैसे मैंने आपको बताया लाइव है। ठीक है, लाइव तो है ही है, क्या 100% लाइव है सर? वो पॉसिबल नहीं है, मैं आपको झूठी दिलासा में नहीं रखूंगा कि मैं 100% आपको लाइव करा दूंगा, नहीं। लेकिन हाँ, मैं अभी जो सोच के बैठा हूं वो बता देता हूं। मेरा टारगेट है कि 70% तो मैं आपको लाइव करा दूंगा और 30% मैं आपको रिकॉर्डेड भी दूंगा, 30% रिकॉर्डेड दूंगा। लेकिन ये 30% कंटेंट है ना रिकॉर्डेड वाला, इसमें जो इजीली आप रिकॉर्डेड मोड पे कर सकते हो वो दूंगा। और ऐसा भी नहीं करूंगा कि मैं बिल्कुल एंड में आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा कि पहले मैंने 70% लाइव करा दिया बाद में रिकॉर्डेड दे दिया। एक बार मैंने ऐसे भी किया था कि लाइव करा दिया और बाद में रिकॉर्डेड दे दिया। इससे दिक्कत क्या हुई, इससे मैंने देखा कि बच्चे जब लाइव में अटेंटिव थे तो लाइव तो कर लिया, रिकॉर्डेड वाला कंटेंट कुछ बच्चों ने करा, कुछ ने कुछ करा, कुछ ने छोड़ दिया, कुछ ने थोड़ा बहुत करा, ये सब दिक्कत आई। तो मैंने ये चीज को थोड़ा सा रिप्लेस किया। अब मैं आपको जो रिकॉर्डेड वाला कंटेंट देना है ना वो बीच बीच में देता रहूंगा, वो बीच बीच में देता रहूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को कराना है, लेट्स से AS21 कराना है, अभी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। फॉर एग्जांपल AS21 23 कराना है, AS23। ठीक है, इसके लिए AS23 के लिए मुझे जरूरत है कि भाई AS13 आपको पढ़ के आना है। तो AS13 का कंटेंट मैंने आपको दे दिया कि भैया AS13 के लेक्चर्स हैं, ये पढ़ के आना, फिर हम पढ़ेंगे AS23। तो मैं AS13 की आपको वीडियोस दूंगा और आपको टाइम दूंगा कि भाई इतने दिन में आपका AS13 हो जाना चाहिए। फिर जब हम आएंगे तो पहले मैं AS13 के आपके डाउट्स वगैरह लेने के बाद AS23 कराऊंगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब आपको पता है कि AS13 AS23 में यूज होगा तो मैं AS13 को पढ़ के आऊंगा। जो भी डाउट्स है मैं साइड बाय साइड डाउट्स डिस्कस भी करूंगा। हालांकि डाउट्स वगैरह आप मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन स्टिल अगर मुझे कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन सर से डिस्कस करना है तो आप वो क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो। प्लस आपको जब ये पता है ना कि मेरा AS23 के लिए AS13 जरूरी है तो वो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, फिर वो आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने थोड़ी, क्या होता है ना, धीरे धीरे करके चीजें इनकॉर्पोरेट होती हैं, तो ये एक मैंने इनकॉर्पोरेट किया। 70% लाइव और 30% रिकॉर्डेड। देखो ऐसा भी हो सकता है मैं लाइव थोड़ा बढ़ा दूं, वो टाइम टू टाइम भी डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि मैं आपके सिलेबस को ना टाइमली पूरा कराऊंगा। मैंने एक बार कोशिश करी थी 100% लाइव लेने की, लेकिन देखो मैं फ्रैंकली बताऊं 100% मैंने लाइव लेने की कोशिश कर दी। अब देखो लाइव में टाइम वेस्ट, लाइव में टाइम तो जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइव ऐसा तो है नहीं कि मैं डेली की डेली लाइव ले लूंगा, कहीं पर मैं अवेलेबल नहीं हो पा रहा, मैं नहीं ले पा रहा, तो मैं 4 या 5 दिन हफ्ते में ले पाता था। ठीक है, तो मैंने ये पाया कि 5 से 6 महीने लग गए सिलेबस पूरा करने में। ठीक है, तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो मेरे को ये लगा कि यार 5-6 महीने तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बेटर रहेगा कि मैं आपको 70% मैक्सिमम लाइव करा दो, और लाइव में हम सारे जो मेन मेन जो चैप्टर्स होते हैं ना वो सब करेंगे, जैसे अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिस की नीड है ना, वो सब मैं आपको लाइव करा दूं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह। रिकॉर्डेड में मैं आपको वही दूंगा जो बहुत एलिमेंट्री चैप्टर है, जिसको आप इजीली रिकॉर्डेड मोड पे मैनेज कर सकते हो, वो मैं आपको बेसिक स्टैंडर्ड्स हो गए, ये सब चीजें मैं आपको रिकॉर्डेड मोड पे देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम अपने क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं। मोड हो गया, लाइव भी हो गया और रिकॉर्डेड भी हो गया, दोनों मिक्स मैच करके हम चलाएंगे। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल, रिकॉर्डेड में भी आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सही तरीके से चीजों को रिकॉर्ड किया गया है। अब टारगेट क्या होना चाहिए सर? आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए ना कुछ, कि मेरे को इस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है। देखो टारगेट शुड बी कि आपको इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है कि आपका 80 प्लस स्कोर आना चाहिए, कि मेरे को 80 प्लस इस सब्जेक्ट में स्कोर करना है, कि आपका क्लियर, अपने पढ़ने बैठ रहे हो ना,
अपने किताब में जो भी आप नोटबुक बनाओगे, नोटबुक में बड़ा बड़ा लिख दो कि माय टारगेट इन एडवांस अकाउंटिंग इज 80 प्लस, कि मुझे 80 से ऊपर नंबर एडवांस अकाउंटिंग में लेके आने आते हैं बच्चों के, 80 प्लस मार्क्स बच्चों के आते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 80 प्लस इस सब्जेक्ट में लेकर आना है। कैसे लाना है वो धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा। आप सब्जेक्ट को ना, और 80 प्लस के साथ साथ एक टारगेट और होना चाहिए कि मेरे को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनना है, कॉन्सेप्चुअली मेरे को स्ट्रांग बनना है। देखो मैं हमेशा फोकस करता हूं कि आपका कंसेप्ट पक्का होना चाहिए। क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस भले आप थोड़े कम कर लो ज्यादा कर लो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपका फोकस क्या होना चाहिए कि मुझे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना है। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, ये ध्यान रखना। अगर आपका कंसेप्ट हिला हुआ है तो कोई भी क्वेश्चन में जरा सा ट्विस्ट आ जाएगा ना, आप फंस जाओगे। और एग्जाम में ऐसा होता है। अभी एमसीक्यूज, अब तो एमसीक्यूज आते हैं, और एमसीक्यूज आर मतलब इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज जो बनाता है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि इंस्टीट्यूट एमसीक्यू कितने बढ़िया बनाता है। एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। एमसीक्यू इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट बनाता है, उनकी केस स्टडीज बहुत बढ़िया होती हैं, ठीक है। लेकिन वो सब चीजें एमसीक्यू के लिए आपको कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो आपको चीजों का कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है कि मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आता है या एमसीक्यूज आते हैं तो मैं उसको डील कर पाऊंगा, ठीक है। खाली आपने पढ़ लिया चीजों को, क्वेश्चन पे लगेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते गए करते गए करते गए, कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा पक्का नहीं हो पाया तो समझ लेना, अगर वही रिपीटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख गए तो काम बन जाएगा। जरा सा भी इधर उधर घूमी चीजें, फंस जाओगे आप, ठीक है। तो वो चीज हमें नहीं करके चलनी है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट बुक्स। सब बुक्स का कैसे करता है, देखो अभी क्या करेंगे हम। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट जब तक नहीं आता तो मैं आपको पीडीएफ नोट्स भेज दूंगा। पीडीएफ नोट्स मैं आपको अपनी तरफ से भेज दूंगा। जैसे शेड्यूल 3 हम करेंगे तो शेड्यूल 3 का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, तो वो मैं आपको दूंगा। और ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, जो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है मैं उनको तो व्हाट्सएप पे दे ही दूंगा। और जो यूट्यूब पे अगर कोई बच्चा देख रहा है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको वीजेसी ग्लोबल सीए करके। दो चैनल है, एक वीजेसी ग्लोबल सीए भी है और एक सीएमए वालों के अलग चैनल है। तो वीजेसी ग्लोबल सीए में मैं टेलीग्राम मतलब इस पे नोट्स डाल दूंगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता जो भी हम चैप्टर करेंगे उसके आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद जब आप रजिस्टर हो जाओगे, कहने का मतलब ये है कि जब आप मेरे पास रजिस्टर हो जाओगे तो आपको मेरी तरफ से बुक्स मिलेंगी। 2 मॉड्यूल्स मैं दूंगा आपको, ठीक है। 2 मॉड्यूल्स बना रखे हैं, इसमें कोई कंटेंट नहीं है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है जो हम क्लास में सॉल्व करते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 जिसमें हमने कवर किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, और एक मॉड्यूल नंबर 2 है जिसमें हमने कवर किया है अदर देन एएस, अदर देन एएस वाले टॉपिक्स को। मॉड्यूल 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और मॉड्यूल 2 अदर देन एएस वाले टॉपिक्स को, इनको मैंने कवर किया है। तो ये बुक्स मेरी तरफ से आपको 2 बुक्स मिलती हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ नहीं है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी प्रैक्टिस की होते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डर्स हैं, वो बस सब मैं आपको लिखवाता हूँ। बहुत लिखवाऊंगा आपको मैं, सारे कंसेप्ट लिखवाऊंगा, हर कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा आपको। वो सब चीजें हम क्लास में लिखते हैं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के लिए आपको 2 मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, वो आपको देखने हैं, ठीक है। उसके बाद आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, ये आपको सेल्फ करना है, ठीक है। हालांकि इसके सारे क्वेश्चन आपको मेरी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टिल आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए आईसीएआई का स्टडी मटेरियल कर सकते हो, करते रहो, ठीक है। और उसके बाद एक बार आपका सिलेबस पक्का हो जाएगा, उसके बाद आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी है। मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ और वैसे भी आपसे डिस्कस करूंगा। आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यूज, ये आपको करना है। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, अब अभी तक जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं उन सब की आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, काफी क्वेश्चन तो मेरी बुक में मिल जाएंगे। लेकिन स्टिल मैं आपको यही बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यूज को आप लोग जरूर करना, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया, इतना अगर आपने कर लिया कि मेरी बुक रेफर कर ली, आईसीएस स्टडी मैट कर लिया, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू कर लिया, फिर बचा ही गया सर, फिर बचा ही गया। आप 100 on 100 भी ला सकते हो, है सर, 100 on 100 भी ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। अगर आप चीजों को अच्छे से पढ़ के जाते हो, आपका कंसेप्ट बिल्कुल पक्का है और आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो आप 100 on 100 भी ला सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको 80 प्लस ही मांग रहा हूँ आपसे, मैं और कुछ नहीं मांग रहा, ठीक है। बट ये सब चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी मैं कराऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, वो सब चीजें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आपको अपनी तरफ से 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं, 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं। हालांकि 2 नहीं, मैं अब इसको ना एक काम करता हूं, पहले मैं 2 करवाता था,
अब मैं इसको ना 3 रजिस्टर में डाल देता हूं। 3 रजिस्टर आपको मेंटेन करने हैं, 3 रजिस्टर। एक रजिस्टर तो आपका पूरा सिर्फ एएस का होगा, जिसमें आप क्या करोगे, एएस के सारे कॉन्सेप्ट्स लिखोगे, एएस के सारे आप कॉन्सेप्ट्स लिखोगे, ये सारी चीजें एएस के कॉन्सेप्ट्स के लिए रजिस्टर है ये, ठीक है। एक रजिस्टर आपका रहेगा अदर देन एएस, जो टॉपिक्स आपके अदर देन एएस है इनके कॉन्सेप्ट्स के लिए कुछ रजिस्टर रहेगा आपका, जैसे कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन, इन सब के कॉन्सेप्ट आप इस रजिस्टर में लिखोगे। और एक रजिस्टर आपका रहेगा फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, जो बुक के क्वेश्चन होंगे वो, प्लस जो आपको होमवर्क में दूंगा वो क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें वो सब आपको इस रजिस्टर में मेंटेन करने हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होता है, शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार इतने इतने रजिस्टर बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, तब आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी। अगर आप अभी एक ही रजिस्टर में काम करोगे, उसमें खिचड़ी पका दोगे, उसमें एएस चल रहे हैं, उसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, उसमें क्वेश्चन चल रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, सब एक ही में रजिस्टर में मेंटेन कर लोगे, तो जब आपका सिलेबस पूरा होने के बाद जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ना, क्योंकि सिलेबस लेंदी है, तो जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप घूम जाओगे बिल्कुल। आप ढूंढते ही रह जाओगे कि सर कौन सा कहाँ है, फिर मेरे पास मैसेज करे होंगे, सर इसके नोट्स भेज दो, उसके नोट्स भेज दो, इसका सॉल्यूशन भेज दो, उसका सॉल्यूशन भेज दो। वो गलती मत करो, उनसे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो अभी से ही आदत डालो कि मुझे 3 रजिस्टर, और मोटे मोटे रजिस्टर रखना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, तो पतले पतले मत रखना, मोटे मोटे रखना। एएस का थोड़ा पतला रख सकते हो, चल जाएगा, लेकिन अदर देन एएस और क्वेश्चन प्रैक्टिस का तो मोटा ही रखना आप। तो आपके पास ये 3 रजिस्टर होने चाहिए। एक में एएस के सारे कंसेप्ट हैं, कि आपको खाली एएस एएस पढ़ने हैं तो आप इस रजिस्टर पे चले, और रजिस्टर को ना प्रॉपर मेंटेन करके रखना, उसमें लिखो प्रॉपर, उसका इंडेक्स बनाओ कि इस पेज से इस पेज तक मेरा ये एएस है, इस पेज से इस पेज तक मेरा ये एएस है। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में उसको बनाकर चलो रजिस्टर को, ऐसे अदर देन एएस का और ऐसे क्वेश्चंस का, कि भाई ये क्वेश्चन इस पेज पे मिलेगा, ये क्वेश्चन। देखो जब आप ये सब चीजें कर लेते हो ना, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस बाद में पता लगती है। आप कल को ऑडिट करने वाले हो, तो आप लोग सुनोगे, अभी पढ़ा नहीं आपने ऑडिट सब्जेक्ट, आप पढ़ोगे, सो ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ऑडिटर की डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है ना, तो वो क्या दर्शाता है, वो चीज, वो ये चीज दर्शाती है कि ऑडिटर ने क्वालिटी ऑडिट करा है। हमारी स्टैंडर्ड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें क्वालिटी ऑडिट करना है, डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना है। जितनी आपकी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उतना क्या पता लगता है कि आपका क्वालिटी ऑडिट है। सेम यहां पर, अगर आपकी सारी नोटबुक्स वगैरह आपके नोट्स वगैरह प्रॉपर मेंटेन्ड है, तो क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी करी है, और आपका आगे जाकर रिवीजन के टाइम पे टाइम वेस्टेज नहीं होगा। बच्चे, अब जैसे मेरे अटेम्प्ट के बच्चे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, ये बता दो, बता दो, मैं कहता हूं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। भाई मेरी तरफ से अगर एक चैप्टर मैंने 50 क्वेश्चन डाले हैं, मैं तो कहता हूं एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक तरफ मैं कहता हूं 50 के 50 इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। आज मैं बोल दूं कि ये क्वेश्चन मत करो, अनइंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में आ गया तो तुम मुझे ही बोलोगे ना कि सर आपने तो अनइंपॉर्टेंट बताया था, एग्जाम में कैसे आ गया। भाई मुझे नहीं पता ना, इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ ले, प्रोफेशनल एग्जाम है ये, ठीक है। तो कुछ भी अनइंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये आप लोग खुद डिसाइड करोगे। कैसे डिसाइड करोगे, जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो आप प्रैक्टिस करते करते एक बार फर्स्ट टाइम तो आपको सारे क्वेश्चन करते हैं। मैं बहुत सारे चैप्टर में आपको ना ये बोलता हूँ, मैक्सिमम चैप्टर में आपको ये बोलूंगा कि रिपीट करना है क्वेश्चन। जैसे मैंने क्लास में अगर 2-3 क्वेश्चन कराए, अब मेरे पास तो लिमिटेड टाइम होगा, 2-2.5 घंटे का टाइम होगा, तो मैंने अगर क्लास में मान लो 3 क्वेश्चन कराए आज, और तीनों अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि घर पे जाकर रिपीट करने हैं क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन आपको घर पे जाकर रिपीट करने हैं, जो होमवर्क के दूंगा वो तो करने ही करने हैं, आपको क्लास वाले क्वेश्चन रिपीट करने हैं। मैं क्लास में वही क्वेश्चन ज्यादा लूंगा जो आपके बढ़िया वाले क्वेश्चन होंगे, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होंगे, ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ आपको होमवर्क दे दूंगा। तो हम स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि आपसे बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन उठा लिए, और उसको हम क्लास में करते हैं, और उसको मैं बोलूंगा कि रिपीट करना है घर पे। तो आप समझ लो कि 2 बार आप वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर गए, और जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो तो आप कर ही रहे हो। फिर एक बार तो आपको ऐसा करना है, तो एक बार के तो आपका क्या होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपने करके देख लिए। उसके बाद जब आप दूसरी रिवीजन कर रहे होंगे, मतलब जब आप अपने सिलेबस को रिवाइज कर रहे होंगे, तब आप क्या करोगे, तब आप सारे के सारे क्वेश्चन देखोगे, कुछ सॉल्व करोगे, कुछ आप सॉल्यूशन से वेरीफाई करोगे। उसमें जिस भी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, किसी भी पॉइंट में अटक रहे हो, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में आप एक पर्टिकुलर पॉइंट में अटक गए, तो यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके लिए हो गया इंपॉर्टेंट, उसको स्टार मार्क कर लो, ताकि जब आप तीसरी रिवीजन करोगे या जब भी आप रिवीजन करोगे, तो आप वो क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे ही देखोगे। अगर आपको पूरे क्वेश्चन में कोई सिर्फ एक ही छोटे से पॉइंट में दिक्कत है, तो वो छोटा सा पॉइंट हाईलाइट करके रखो कि मुझे ये चीज देखनी है, जब भी मैं बाद में रिवीजन करूंगा तो मुझे इस चीज पे फोकस करना है।
तो ये एक तरीका होता है आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में पढ़ने का। तो यही तरीका आपको खाली अकाउंट्स में नहीं, जो भी आपके अदर प्रैक्टिकल है, टैक्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, एफएम हो गया, इन सब में भी लगाना चाहिए। थ्योरी करने का तरीका अलग होता है। थ्योरी के लिए जो थ्योरी वाले टीचर है, मैं भी ऑडिट पढ़ाता हूँ तो मैं आपको तभी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए प्रैक्टिकल के लिए आपको ये तरीका फॉलो करना होता है। बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आती है तो एक बार चैट पे ओके कर दो जल्दी। इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, जल्दी चैट पे ओके कर दो। 10 या 20 सेकंड का ना लैग है बस इसमें, तो ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं 10-20 सेकंड रुक जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स आपको भी वो आवाज पहुंच रही होगी। ठीक है, तो एक बार अगर यहां तक समझ में आता है तो ओके कर दो। ठीक है भाई, ओके आ गया। चलो, जो बच्चे भी YouTube पे कनेक्टेड हैं, जो बच्चे भी YouTube से देख रहे हैं, तो अगर आपको क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि सर क्लासेस कैसे चलेंगी, क्या प्राइस है वगैरह वगैरह, तो मैं आपको एक नंबर लिख के दे रहा हूँ, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, 9310235483। ठीक है, तो आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो अभी ज्वाइन कर लेता है क्लासेस को, तो मेरा अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है ऑन द फीस, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे मतलब जो मुझसे फाउंडेशन पढ़े हुए हैं, ठीक है, उन सबको एडिशनल 10% का डिस्काउंट है, तो उनको 20% का डिस्काउंट है। सर इन अब यूट्यूब वाले बोलेंगे सर इनके साथ पार्शियलिटी क्यों, भाई वो मुझसे पढ़े हुए हैं ना, तो थोड़ा मेरा कहते हैं ना अधिकार बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दूं। यस, तो ये ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स, ओनली फॉर वीजेसी स्टूडेंट्स, कि जो हमसे फाउंडेशन वगैरह में पढ़े हैं, इनको हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। खाली मेरी अपनी सब्जेक्ट की फीस में नहीं, अगर आप कोई पूरा कॉम्बो ले लेते हो, पूरा कॉम्बो लेते हो या 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो लेते हो, सब में आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा मेरी तरफ से। ठीक है, और जो यूट्यूब के थ्रू दे रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये लिमिटेड टाइम है, इसका लिमिटेड टाइम है। टाइम अभी तो चल रहा है, कब तक का टाइम है वो भी मैंने डिसाइड नहीं किया, तो लिमिटेड टाइम है, कभी भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये 10% डिस्काउंट चल रहा है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 20% का डिस्काउंट है, और अच्छा खासा डिस्काउंट है, आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ जाएगी क्लासेस। अच्छा, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता तो मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी क्लासेस। ठीक है, चलो आइए। अब पेपर 1, सर क्या कुछ लिखना है अभी? अभी कुछ नहीं लिखना, मतलब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वीडियो देख के लिखना चाहो तब भी लिख लेना। पेपर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग, 100 नंबर का पेपर है। ओके, पहला पेपर है, और पहला पेपर देखो, पहला पेपर बहुत अच्छा होना जरूरी है, तो पहले पेपर पे आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। देना तो हर सब्जेक्ट पे चाहिए, लेकिन क्या होता है ना भाई, एक साइकोलॉजिकल चीज है कि आपका पहला पेपर अच्छा हो जाता है, आप लोग फाउंडेशन का एग्जाम दे के आए हो, पहला पेपर अकाउंट्स का आपका अच्छा हो जाता है, तो आपको आगे आने वाले पेपर में कॉन्फिडेंस मिलता है ना। अगर पहला ही पेपर खराब हो जाता है तो क्या हो जाता है, डीमोटिवेट होता है इंसान कि हाँ यार, मतलब एक मोरल सा डाउन हो जाता है। तो आपको पहला पेपर अपना बेस्ट से बेस्ट करना है, उसके लिए बेस्ट से बेस्ट पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर है, इसको बाइफरकेट किया गया है, 30 मार्क्स के तो एमसीक्यूज होंगे आपके, और 70 मार्क्स सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए और 70 मार्क्स क्या हो गया आपका, सब्जेक्टिव हो गया। ये जितने भी एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू कैसे आते हैं सर, केस स्टडी बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड। कोई भी आपको मतलब सिंपल सिंपल सा एमसीक्यू नहीं आएगा, क्योंकि हर एक एमसीक्यू की वेटेज 2 नंबर है, तो 2 नंबर में वो केस स्टडी बनाकर पूछ रहे हैं, तो केस स्टडी बेस्ड, या पूरा पूरा एक केस सिनेरियो बना देते हैं। ये ज्यादातर इंस्टीट्यूट इस पे फोकस कर रहा है आजकल, और ये बहुत अच्छी चीज है, इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। तो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू मतलब पूरी एक केस स्टडी देगा 8 नंबर की, और उसमें 4 एमसीक्यूज पूछ लेगा, और वो 8 नंबर की जो केस स्टडी होगी, उसमें मैंने ये पाया है ज्यादातर जो एमसीक्यूज वगैरह वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि भाई एक एमसीक्यू में कोई एक एएस है या कोई एक टॉपिक है, मिक्स करके कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिक्स करके एक टॉपिक है। ठीक है, ज्यादातर मैंने देखा कि भाई बहुत सारे जो स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं बच्चा छोड़ देता है, किसको छोड़ दो, उसी का क्वेश्चन आता है। अभी AS 22 होता है हमारा डेफर टैक्स वाला, हम पढ़ेंगे आगे जाकर, तो बच्चे ना उसको करके नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो अभी तक आया भी नहीं था, तो बच्चों ने सोच लिया कि ये तो आएगा ही नहीं, उसको छोड़ दिया। उसकी पहले ही आपकी 8 नंबर की केस स्टडी थी, और बहुत अच्छी केस स्टडी थी,
हल्की केस स्टडी नहीं थी, वो भारी केस स्टडी, तो दिमाग लगाने वाली केस स्टडी थी। तो मैक्सिमम बच्चों की वो उसमें गड़बड़ी पाई गई है। क्यों? क्योंकि सर वो पढ़ के नहीं गए, वहां तक पहुंचे ही नहीं, उसको छोड़ ही दिया क्योंकि वो अनइंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जो छोड़ के जाओगे वही आपको क्वेश्चन मिलेगा, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, एमसीक्यू मिले, सब्जेक्टिव मिले, कैसे भी मिले। ठीक है, तो आप कुछ नहीं छोड़ोगे। ठीक है, आज से प्रण बना लो कि मुझे कुछ नहीं छोड़ना, मुझे सब कुछ करना है। 100% सिलेबस अपना पूरा पक्का करना है, तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ मेरी तैयारी हुई है। क्योंकि एक भी चीज छोड़ के जाते हो तो ये मान के चलना कि वही चीज आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मिल जाएगी, और फिर वो अटेम्प्ट नहीं होगी, तो उससे क्या होता है, डिमोटिवेशन आएगी फिर आपकी। ठीक है, चलो। अच्छा, पेपर किस तरीके से आता है? अच्छा मैंने अपने बारे में तो आपको बताया नहीं। ठीक है, जो आप लोग तो जानते हो सब, मुझे जो नहीं जानता यूट्यूब पे जो मुझे देख रहा है, एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही देता हूँ। माय नेम इज वरुण जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आई क्वालिफाइड माई सीए इन 2016। तो लगभग मुझे कहते हो आप 9 साल हो गए सीए बने हुए। तो 2016 में मैं सीए बना था, और पढ़ा रहा हूँ मैं 2012 से। तो नियर अबाउट 13 ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। अकाउंट्स और ऑडिट ये मेरे कोर एरियाज हैं, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, इसको मैं डील कर रहा हूँ और इसको मैं पढ़ा रहा हूँ सीए लेवल पे एज वेल एज सीएमए लेवल पे। तीनों लेवल पे मैं आपको अकाउंट्स और ऑडिट पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन पे, इंटरमीडिएट पे। अब जल्दी मेरा अगला स्टेप फाइनल ही है, फाइनल जल्दी हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो अभी फाउंडेशन, इंटर लेवल पे अकाउंट्स, ऑडिटिंग, ये सब चीज़ें मैं डील करता हूँ। ठीक है जी, बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बाकी तो पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ठीक है, बाकी ठीक है, बच्चों को पसंद आता हूँ मैं। अब वो ठीक है, बच्चे कनेक्ट करते हैं। बच्चे सिर्फ ये बोलते हैं सर आपकी एक खासियत ये है कि आप ना एक्सेसिबल हो, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है आपसे कि भी कोई डाउट्स पूछना है तो हम ये नहीं वेट करना पड़ेगा कि पता नहीं रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा। तो आप इजीली हमें रिप्लाई करते हो, मतलब कहीं भी हमारा डाउट अनरिजॉल्व नहीं रहता। इसकी मैं आपको गारंटी, तो अभी भी आप मुझसे पेपर पे लिखवा के ले सकते हो। आप ये बोलोगे सर इसको स्टैम्प पेपर पे लिख दो, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख दूंगा कि आपका डाउट अनरिजॉल्व नहीं रहेगा, मैं आपके 100% डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, यही चीज चाहिए बच्चे को कि सर उसके डाउट्स अनरिजॉल्व नहीं रहने चाहिए। कंटेंट मैंने दे दिया, लेक्चर्स मैंने दे दिए, करा दी, अब जब प्रैक्टिस करोगे तो डाउट्स आएंगे, कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन में क्वेरी आएंगी आएंगी, वो मेरी तरफ से आपको पूरी 100% रिजॉल्व मिलेगी। ठीक है, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। अच्छा, चलो, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा सिलेबस है, पेपर है, इसका इजी है या मुश्किल है या क्या है? देखो मुश्किल तो कुछ नहीं होगा ना, इजी है बट लेंदी है। इजी है बट क्या है सर, सिलेबस इज लेंदी। कई सारे टॉपिक्स हैं, अभी लिखवा दूंगा टॉपिक्स क्या क्या है। स्कोरिंग है, यस, वेरी स्कोरिंग। आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी चाहिए। स्कोरिंग अच्छा बनाने के लिए, 80 प्लस का स्कोर लाने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी चाहिए, आपका कंसेप्ट पक्का होना चाहिए। आपको एडिक्वेट प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको मेरी बुक भी करनी है, स्टडी मैट भी करना है, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, सब प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी, यहीं पर ही बच्चा लैग करता है, और आपको एक एडिक्वेट रिविजन चाहिए। देखो ये एक ऐसा एरिया है, यहीं पर ही मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, लैग करता है, वो कंसिस्टेंट नहीं होता। अब आज आपने लाइव क्लास ले ली, अब सर कुछ लाइव ज्वाइन कर रहे हो, धीरे धीरे आते आते आप क्या करोगे सर, कभी रिकॉर्डेड देख ली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइव देखो, रिकॉर्डेड देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आप आज लाइव ना आ पा रहे हो क्योंकि कहीं गए हो, तबीयत ठीक नहीं है, एक्स वाई जेड, जो भी रीजन हो सकता है, रिकॉर्डेड देखो, लेकिन बैकलॉग इकट्ठा मत करो। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं सर, कंसिस्टेंसी शुरुआत में तो अभी आप बहुत जोश में हो, अभी आप बहुत जोश में हो सकता है 1 डेढ़ महीना रहोगे भी, लेकिन 1 डेढ़ महीने बाद आपका जोश ठंडा हो जाएगा। ये सबके साथ होगा, नेचुरल है, ये सबके साथ होगा। आपका 1 डेढ़ महीने बाद जोश हो जाएगा ठंडा, आप कहोगे सर हाँ कर लेंगे। फिर जब जब चीजें पाइल होती रहती है ना, लेक्चर पे लेक्चर इकट्ठे हो रहे हैं, बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, फिर पहाड़ बनता चला जाएगा। वो पहाड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उस पहाड़ को देखकर क्या करोगे, डर जाओगे। फिर आप डर जाओगे कि यार इतना बड़ा पहाड़ है, मैं उसे अचीव कैसे करूंगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है बच्चों के साथ। ठीक है, तो ये चीज नहीं आनी चाहिए, आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप देखो, आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना, आपको घर पे बैठ के पढ़ना है, तो आपको डिसिप्लिन अपना बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो डिसिप्लिन कैसे बनाओगे, उसके लिए मैं हेल्प करूंगा आपकी, लेकिन वो बनाना ही पड़ेगा। आज नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? ठीक है, आज आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाओ, लेकिन डिसिप्लिन रातों रात वाली आने वाली चीज है, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा।
आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। आपको नींद, भूख, प्यास सब सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी अपने करियर के लिए। ठान लो कि मुझे सीए इंटरमीडिएट जनवरी 26 में निकालना है, तो मुझे नींद, भूख, प्यास त्यागनी पड़ेगी। आपको नींद आ रही है लेकिन आपका सिलेबस पेंडिंग है, तो भैया कैसे मर्जी करके आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। चाय पियो और अपना पढ़ो, कॉफी पियो और अपना पढ़ो, नींद त्यागनी पड़ सकती है। आपको दोस्तों के साथ डेट घूमने फिरने जाना है, आपको शादी फंक्शन में जाना है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको खेलने कूदने जाना है, मूवी देखने जाना है, आपका सिलेबस पेंडिंग, आपकी क्लास है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करने से ही हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, तो आपको सेक्रीफाइस करने आना चाहिए। आज आपके सर में दर्द है कि सर मेरे तो सर में दर्द है, मैं नहीं पढ़ रहा, ये एक्सक्यूज है। मेरे गला खराब है लेकिन मैं ले रहा हूं ना आपकी क्लास। कल नहीं ले पाया क्योंकि कल तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, आज भी नहीं निकल रही है, लेकिन स्टिल ले तो रहा हूं ना क्लास। पानी पी पी के ले रहा हूं, खांसी कर करके ले रहा हूं, लेकिन ले रहा हूं। तो आपको भी ये देखना है, आपको भी ये देखना है कि अगर आपको जैसा लगता है कि भाई मेरा आज सर में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो भैया दवाई लेकर क्लास देख लो। आपको थोड़ी ना कहीं जाना है, घर बैठे क्लास देखनी है तो दवाई लो और अपनी क्लास देखो। ये छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस अगर आपको करने आ गए ना, तो आप सक्सेसफुल बनोगे ही बनोगे। ठीक है, तो यहाँ ये एक मैंने इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया, तो यहाँ पर कमी रहती है। तो डे वन से सोच लो मुझे कंसिस्टेंट रहना है, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसको पाइल अप नहीं करोगे, उसको साइड बाय साइड रिवाइज करोगे, साइड रिवाइज करोगे साइड। आप मान लो जैसे मैंने शेड्यूल 3 कराया, आपका शेड्यूल 3 हो गया, आपको आपने प्रैक्टिस भी कर ली मेरे साथ साथ, क्वेश्चन वोश्चन सब कर लिए। अब हम अगले चैप्टर में मूव करेंगे, तो आपको ये देखना है कि भी मेरा अगला चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मेरा शेड्यूल 3 पक्का है या नहीं है। रैंडमली अगले चैप्टर जब आप कर रहे हो तो बीच बीच में शेड्यूल 3 का कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करो। एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं, रैंडम रिवीजन टेक्निक्स, ये मैं फॉलो करता था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में चलती है, ये अच्छी टेक्निक है। आरआरटी, ये टेक्निक क्या कहती है, ये टेक्निक ये कहती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे ना, अगले अगले टॉपिक पे पहुंचते रहोगे, आपको ये चेक करना है कि मेरे को पिछले टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठाओ और उसे सॉल्व करना शुरू करो। अगर तो वो आपसे पूरा सॉल्व हो गया, आपका कंसेप्ट ओके है, आपको चीजें याद है, ठीक है। लेकिन देर इज अ चांस कि हो सकता है कि सर आप किसी पॉइंट में अटक जाओ, किसी एडजस्टमेंट में अटक जाओ, तो क्या करोगे आप? तो आपको पता लग गया अरे यार ये पॉइंट मैं भूल गया, भूल गया। मैं कह रहा हूं कि रैंडमली क्वेश्चन उठाया, सॉल्व करना शुरू किया, कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया। अगर आप किसी पॉइंट में अटक गए तो क्या करोगे? तुरंत ही जाकर ना उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। मार्क माय वर्ड्स, आप वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे, आप वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। इसको बोलते हैं रैंडम रिवीजन टेक्निक्स। ये आपको अब लगानी पड़ेगी। फाउंडेशन में मैं आपको बताता था, अगर किसी ने लगाई है बताना जरा, आप लोग जो पढ़े हो फाउंडेशन बताओ, ये वाली टेक्निक आपने यूज करी है? रैंडम रिवीजन टेक्निक आरआरटी आपने यूज करा है? बताओ जरा, किसी ने यूज करा है ये आरआरटी कि रैंडमली उठाया कोई भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करना शुरू करा? बताओ जल्दी बताओ, आप में से किसने किसने इस टेक्निक को यूज किया है और क्या उससे बेनिफिट हुआ है आपको या नहीं? अगर किसी ने यूज करा हो तो बताओ। समटाइम्स इन फाउंडेशन, हाँ विनीत कहते हैं सर समटाइम्स इन फाउंडेशन मैंने इसे यूज किया। क्या फायदा हुआ विनीत, इससे बेनिफिट क्या मिला आपको? कुछ बेनिफिट लगा इससे? कुछ कमी लगी हो, ड्रॉबैक लगे हो तो वो भी बताना कि सर ये ड्रॉबैक था, मेरे को कम पसंद है ये टेक्निक। हाँ, प्रथम ने भी यूज किया है, ठीक है। तो बताओ आपका क्या फीडबैक है उस टेक्निक को लेकर? सर रैपिड रिवीजन के लिए अच्छा है, यस क्विक रिवीजन के लिए अच्छा है, ओके। तो इससे ना फायदा ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है कि भाई आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। मेन जो इसमें फायदा है ना वो क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप देखना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई तक पहुंच जाएगा। ये एक टेक्निक आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। चलो, इंटर में आपको बहुत काम आएगी, स्पेशली इन द प्रैक्टिकल टॉपिक्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी रिवीजन की बात होगी, और स्कोर अच्छा करने के लिए आपको टेस्ट देने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, टेस्ट। इससे भागते हैं बच्चे, सिलेबस हो गया पूरा, टेस्ट दे ही नहीं रहे। टेस्ट जरूर देना है, टेस्ट जरूर देने हैं, ठीक है। मेरे पास हर चैप्टर का टेस्ट तैयार है, आप उससे किसी भी चैप्टर का टेस्ट मांग लो, मेरे पास हर चैप्टर का टेस्ट तैयार है। अब इंटरमीडिएट में देखो, स्पेशली इंटरमीडिएट, मेरा जो मेन फोकस होता है ना, फाउंडेशन से अलग है तरीका पढ़ाने का इंटरमीडिएट। फाउंडेशन में मैं आपके पीछे पढ़ता था कि आपका टेस्ट होगा, आपका टेस्ट होगा, इस चैप्टर का टेस्ट होगा। यहां पर ऐसा नहीं है,
देखो यहाँ पर सब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से, सब अपनी स्पीड से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप मुझे बताना, जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे आप रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो, लाइव पढ़ रहे हो, आप मुझे बताना सर मेरा ये चैप्टर हो गया, मुझे इसका टेस्ट भेज दो, मैं आपको उसका टेस्ट भेज दूंगा। आप कहते हो कि सर मुझे एक चैप्टर का टेस्ट नहीं देना, मुझे 2 चैप्टर इकट्ठे करके टेस्ट देना है, तो आपके 2 चैप्टर हो गए पक्के, रिवाइज कर लिया आपने, आप जिस दिन आपने रिवाइज कर लिया, आप मुझे बोलो सर मुझे इसका टेस्ट भेज दो, मैं आपको उसका टेस्ट भेज दूंगा, ठीक है। तो जब आप बताओगे मैं तब आपको टेस्ट दूंगा। मेक श्योर हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट देने है, हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट देना जरूरी है, लेकिन वो आपके ऊपर मैंने डाल दिया, जब आप बोलोगे तब आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये तो हो गया टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट। ये किसकी बात करी मैंने, चैप्टर वाइज टेस्ट की। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि कोई बच्चा कोई चैप्टर कर रहा होगा, कोई बच्चा कोई चैप्टर रिवाइज कर रहा होगा, तो दैट इज ओके। इंटरमीडिएट में सिलेबस हाई है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन टेस्ट जरूर देना है। आप एक एक करके नहीं दे सकते, आप 2-3 चैप्टर इकट्ठे करके दे दो टेस्ट। मेरे पास हर चैप्टर का मैंने टेस्ट बना के रखा हुआ है, आप जो भी मांगोगे आपको टेस्ट मिल जाएगा। इसके बाद जब आपका सिलेबस का टेस्ट होगा, सिलेबस के टेस्ट में मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि भाई आपके 3 या 4 टेस्ट तो आपके जैसे 1/3 या 1/4 सिलेबस के ले लिए, और 2 से 3 आपके फुल मॉक टेस्ट ले लिए। ये मैं टेस्ट प्रेफर करता हूं, वो डिपेंड करता है, इसलिए मैंने 3-4-2-3 लिखे हैं कि कभी 2 होते हैं, कभी 3 हो पाते हैं, कभी 4-3 ऐसे हो पाते हैं, ठीक है। तो 3-4 तो आपके सिलेबस वाइज टेस्ट होंगे, 1/3 1/4 के, ये मैं शेड्यूल करूंगा। ये जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, जो रिकॉर्डेड पे ले रहा है उसको भी मैं एक डेडलाइन देता हूं कि आपको इतने दिन, मतलब यहां तक ये सिलेबस पूरा कर लेना है, ठीक है। तो 3-4 जब आपके टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपका, मतलब जो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद, ये सिलेबस के बाद की बात है, ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस है। तो ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हुआ, मैंने तो आपको बोला कि जून में सिलेबस हमारा कंप्लीट होना है, ठीक है। तो ये नहीं कि भी जून के बाद मेरा और आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं सर। जून के बाद आपका एग्जाम, तो देखो जून के बाद आपका एग्जाम तो जनवरी 26 में है ना, तो मैं कनेक्टेड हूं। तो हम इसमें बीच में क्या रखेंगे, हम ना टेस्ट रखते रहेंगे। आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन मैं आपके 3-4 क्या लूंगा सर, टेस्ट लूंगा, मॉक टेस्ट भी लूंगा। तो ये सब मैं आपको, ये मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, तो ये मैं आपको टाइम दूंगा और आपको रिवाइज करना और टेस्ट देना, ठीक है। टेस्ट देने के लिए, टेस्ट देने के लिए जो बच्चा, देखो मैं दिल्ली में हूं, तो जो बच्चा दिल्ली का है वो तो दिल्ली में मेरे पास फेस टू फेस भी आ सकता है, आप घर बैठे भी दे सकते हो। और जो बच्चा नहीं आ सकता है वो अपने घर से भी टेस्ट देगा, तो मुझे स्कैन करके पीडीएफ कॉपी शेयर कर देना और आपको चेक होके मिल जाएगी, ठीक है। और जो फेस टू फेस देना चाहता है वो मेरे पास आकर फेस टू फेस भी दे सकता है। हाँ, जब हमारा बैच पूरा हो जाता है, ये मेरा एक वो कहते हैं ना रूल है, बैच पूरा होने के बाद मैं आप सबके साथ एक गेट टुगेदर जरूर करता हूं, जिसको मैं दिल्ली में सीपी में रखता हूं, सीपी दिल्ली सीपी में हर बैच के साथ एक गेट टुगेदर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो दिल्ली में सीपी में हम मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, आपको गाइडेंस भी मिलती है, और उसका सारा खर्चा मेरी तरफ से होता है, उसमें आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, वो सारा मेरी कॉस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो आप लोग सब आना उसमें, ठीक है, वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में बात है, ठीक है। तो ये अगर इतनी चीजें कर लेते हो ना, कॉन्सेप्ट आपके हो गए, प्रैक्टिस हो गया, आप कंसिस्टेंट हो गए, आपने टेस्ट दे दिए प्रॉपर, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको क्या बताता हूँ, मैंने पेपर पैटर्न नहीं बताया ना, अभी आपको पेपर पैटर्न बताता हूँ, ये लिख लेना एक बार आप। ये जो पेपर पैटर्न मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये लिखना है। अब आप जो भी बातें लिखूंगा ये आप लिख लेना, इसमें पेपर पैटर्न अभी लिखना है, फिर हम लिखेंगे सिलेबस। सिलेबस, पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है सर, एक पेपर दिखाता हूँ अभी अभी आपको मैं, ठीक है। पेपर आपका ना 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, पार्ट 1 दैट इज एमसीक्यूज, 30 मार्क्स की इसकी वेटेज है, और पार्ट 2 सब्जेक्टिव, इसकी जो वेटेज है, तो इसकी वेटेज होगी आपकी 14 × 6 कर लो ना, 84। तो एक तो 84 से लेकर 88-89 मार्क्स तक की वेटेज है, क्योंकि इंटरनल चॉइस भी आ जाती है, ठीक है। तो आप 88-89 मार्क्स तक की वेटेज है, ठीक है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है।
इसमें से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मतलब पेपर जो एमसीक्यू में कोई चॉइस नहीं है, एमसीक्यू आपको सारे करने हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव है इसमें आपके पास चॉइस भी होती है। तो आपका 88 से 89 मार्क्स तक का पोर्शन आएगा, भी बताता हूँ 88 89 कैसे। इसमें से आपको 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो 70 और 30 मिलाकर 100 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 3 आवर्स का आपका पेपर होता है। एक बार ये बच्चे ने डाउट पूछा मुझसे कि सर एक चीज बताओ, एमसीक्यू में अलग पास होना है, सब्जेक्टिव में अलग पास होना है, पास होने वाला कितना है, 40 नंबर चाहिए ना पास होने के लिए। तो एमसीक्यू में अलग पास होना है और सब्जेक्टिव में अलग पास होना है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मिलाकर आपके 40 नंबर आने चाहिए, लेकिन हम 40 के बारे में नहीं सोचेंगे। आपका जो पास होने का रूल है एडवांस अकाउंट्स में, वो 40 नहीं है। आप समझ लो सर 60 से कम वाला फेल है, तो आप समझो कि आपके लिए तो 60 नंबर है पास होने के लिए, और आपको 80 तक पहुंचना है। तो 60 सोच के पढ़ोगे तो जाकर आप पास होते हो, ठीक है। तो आपको 80 तक पहुंचना है कि मेरे को 80 लेके आना है। 80 के लिए आपको 100 मार्क्स का पूरा 100% तैयारी करनी है, तो जाकर 80 मार्क्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा प्रूडेंट और कंजर्वेटिव होकर काम करना पड़ता है, ठीक है। अब एमसीक्यू किस तरीके से आते हैं, तो एमसीक्यू की अगर बात करी जाए तो सर एमसीक्यू का कुछ ऐसा पैटर्न है आपका, ज्यादातर केस सिनेरियो आते हैं, केस सिनेरियो, ठीक है। तो 8 8 8 या 6 ये आपकी केस स्टडीज आती हैं। 8 नंबर की ना केस स्टडीज होगी, केस केस 8 या 6 मैंने ऐसे लिखा क्योंकि दो तो 8 नंबर के आएंगे आएंगे, और एक 8 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी केस स्टडी होगी 8 नंबर की। उसमें ना कई सारे एएस हो सकते हैं या कोई चैप्टर्स भी हो सकते हैं, मिक्स करके क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें 4 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच। अगर 8 है तो 4 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, और अगर 6 नंबर की केस स्टडी है तो 3 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो ऐसे कर करके केस स्टडी आते हैं, लेकिन ये पूरे नहीं हो रहे सर। और उसके बाद अगर मान लो 8 नंबर की 3 केस स्टडी आ गई तो 24 नंबर हो गए। उसके बाद आपके 6 नंबर बचे, तो 3 क्वेश्चंस 2 नंबर के। और अगर 6 नंबर की आ रही है केस स्टडी तो 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन 2 नंबर के। ऐसे आपका पेपर रहता है केस एमसीक्यूज का। तो आप समझो कि सर डायरेक्ट एमसीक्यूज का स्कोप कम है, केस स्टडीज ज्यादा है। तो 8 नंबर की आपकी 3 केस स्टडी या एक केस स्टडी 6 नंबर की भी हो सकती है। तो 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, या 3 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, और बाकी 3 या 4 क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले सिंगल सिंगल एमसीक्यूज। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये भी आपके सर सिंपल नहीं है, इसमें भी केस स्टडीज है, लेकिन बड़ी बड़ी वाली केस स्टडी नहीं है, छोटी वाली केस स्टडी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन है। इसलिए हर एक एमसीक्यू की वेटेज कितनी है, 2 नंबर की है, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं ये आपका एमसीक्यू हो गया। अच्छा, एमसीक्यू हर सब्जेक्ट में आपके, खाली ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स में है, हर सब्जेक्ट में आपके 30 नंबर के एमसीक्यूज हैं, और हर सब्जेक्ट में तरीका सेम ही है, वही केस स्टडी बन के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो एमसीक्यू का तरीका बिल्कुल सेम है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। अब इधर अगर मैं सब्जेक्टिव पे आता हूं, बाकी सब्जेक्ट वाइज आपको बाकी टीचर बताएंगे अपने सब्जेक्ट का। सब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं सॉरी, तो इसमें आपके 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन आएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आते हैं आपके। इन 6 में से आपको कोई भी एनी, देखो 14 मार्क्स का पहला क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है, पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया कंपलसरी, तो ये तो आपको करना ही करना है। और बाकी जो बचे 5, इनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करना है, एनी 4 क्वेश्चन इनटू 14 मार्क्स, ठीक है। और ये 14 मार्क्स की क्या बाइफर्केशन है सर इसकी, इसमें जैसे 7 नंबर के 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसको ना ऐसे लिख देता हूं मैं, ये जो 14 मार्क्स है ये कैसे पूछता है इंस्टीट्यूट, सर इसमें 7 नंबर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 7 नंबर के जैसे 2 क्वेश्चन आ गए। 10+4 भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का आ गया, एक 4 नंबर का आ गया। 9+5 भी हो सकता है कि एक 9 नंबर का आ गया, एक 5 नंबर का आ गया। 8 और 6 के भी आ सकते हैं, 8 नंबर का आ गया, एक 6 नंबर का आ गया। और एक आपका वो भी आ सकता है, क्या नाम है आपका, 6 4 4 के भी आ सकते हैं कि 2 4 4 नंबर के क्वेश्चन आ गया, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आपका एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। 14 मार्क्स के तो जैसे अमेलगमेशन हो गया, मतलब आपको मेरे हिसाब से जैसे 3 क्वेश्चन तो आपको 14 मार्क्स के मिल जाएंगे। अभी मैं आपको पेपर दिखाता हूँ पिछले अटेम्प्ट वाला,
ठीक है। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिलती है, इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिलती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, जनरली 3 पार्ट होते हैं, इसमें ना 3 पार्ट होते हैं, एक 4 का हो गया, एक 4 का हो गया, और एक 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। जनरली ये 6 नंबर का क्वेश्चन ना ब्रांच अकाउंट से इस टॉपिक से आता है। अब इसमें 4 और 4 में, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट हो सकते हैं, 2 पार्ट हो सकता है, उसमें तो कोई भी एक करना है आपको, ठीक है। ये जनरली आपको एएस वगैरह के ऊपर मिल जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सब्जेक्टिव पार्ट भी डिवाइडेड है, एक पेपर में अभी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले आप, इसको जरूर एक बार नोट करके रख लेना। थोड़ा मैं स्क्रीन को फुल कर देता हूं, बाकी मैं थोड़ा सा ना लिखता, मैं थोड़ा सा तेज हूं, तो अगर आपको लगे कि सर स्पीड आपकी लिखने की तेज हो रही है तो मुझे बोल देना, कहीं ऐसा ना हो कि आपका मिस हो जा रहा है और आप बोल नहीं रहे, बोल देना कि सर रोक दो, ठीक है। ये लो, इसको नोट कर लो आप एक बार, पेपर पैटर्न को प्रॉपर नोट कर लेना कि भी कैसा पार्ट 1 आएगा, फिर पार्ट 2 हो गया आपका, पार्ट 1 एमसीक्यूज हो गया आपके। अकाउंट्स की क्लास लंबी रहेगी, 2 घंटा तो मिनिमम बोला है मैंने आपको, ये 2.5 घंटे भी जा सकती है, क्योंकि भैया जब कर रहे होते हैं ना तो पता नहीं लगता कि कब 2 घंटे निकल, अभी ये 1 घंटा हमारा निकल गया, हमें पता भी नहीं लगेगा कब निकल गया। तो ऐसे कब 2 घंटे हो जाएंगे, कब 3 घंटे हो जाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा, तो टाइम लगता है, और लाइव क्लास में लगता है थोड़ा टाइम। जल्दबाजी ये मत करना है सर, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जहां मुझे लगेगा कि थक रहे हो मैं आपको ब्रेक दे दूंगा। जैसे 1.5 घंटे बाद मुझे लगता है कि भाई आज मेरे को अभी और थोड़ा लंबा पढ़ाना है, तो मैं 1.5 घंटे बाद या 1.25 घंटे बाद आपको 5-10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, मुझे भी ब्रेक चाहिए होता है पानी वानी पीने का, आप भी ले लेना ब्रेक। लेकिन जहाँ क्लास ही 2 घंटे की हुई तो हम एट स्ट्रेच भी चला देंगे, ये सब तो मेरी मर्जी चलेगी, ठीक है। इसको नोट कर लो आप पेपर पैटर्न को, इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहेगा। च- हाँ जी, चलो, तो आई होप नोट कर लिया आपने। अब मैं आपको ना पेपर दिखाता हूँ, जो भी एग्जाम हुआ है जनवरी अटेम्प्ट का, वो पेपर दिखाता हूँ आपको, ये कैसा पेपर आया, थोड़े देखने के लिए कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। ICAI, ICAI, क्वेश्चन पेपर्स, कहाँ डाले हैं भाई क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन न्यू स्कीम, MCQ वाले नहीं डाले। MCQ वाला भी इस बार आया था, MCQ वाला भी मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको, ये अदर देन MCQ वाला है, देखो दिख रहा है आपको अदर देन MCQ वाला, डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका अदर देन MCQ वाला टॉपिक है। अब इसमें देखना क्या क्या जो मैं आपको बता रहा था, ये देखो, ये पार्ट 2 है आपका, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट है आपका, ठीक है। क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका कंपलसरी है, और आपको बाकी 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, वर्किंग नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट्स देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी हुआ, तो ये आपका एएस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका ए पार्ट हो गया, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 से क्वेश्चन था, एएस 20 का क्वेश्चन था। उसके बाद ये कितने 5 नंबर का हो गया आपका, उसके बाद ये एएस 19 का क्वेश्चन था हमारा, लीज का 5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, फिर एक 4 नंबर का एएस 15 का क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपका
अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्यादातर एएस से ही पूछता है क्वेश्चन नंबर 1, किसी भी एएस से आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सर इन्हीं एएस से आएगा, ठीक है। फिर देखो ये आपका 14 मार्क्स का एक इकलौता क्वेश्चन हो गया, और ये उसका क्वेश्चन था, आई थिंक ये था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, ठीक है। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बढ़िया सा चैप्टर पढ़ते हैं हम, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आईआर, ठीक है। तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन था। उसके बाद फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसमें देखो 7-7 नंबर के, ये 7 का ये ए पार्ट हो गया आपका, एएस 9 का क्वेश्चन था ये हमारा, 29 का था, सॉरी, एएस 29 पे क्वेश्चन था ये हमारा, एएस 29, 7 नंबर का एक क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया 7 नंबर का, ये था आपका किस पे, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन था सर, एएस 3 का क्वेश्चन आपका ये आ गया कैश फ्लो का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, ये अगेन आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आपका उसका था अमेलगमेशन का, ये आपका, ठीक है। तो ये आपका अमेलगमेशन का क्वेश्चन हो गया, AS14 अमेलगमेशन, तो AS14 का क्वेश्चन हो गया अमेलगमेशन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आया, अगेन 14 मार्क्स का, तो यानी कि 14 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन हो गया, AS21 कंसोलिडेशन, तो ये कंसोलिडेशन पे क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब देखो 6 में दो पार्ट हो गया ना, इधर ये करो रिलेटेड पार्टी का, और ये वाला पार्ट करो AS1 का, ठीक है। तो ये 4-4 नंबर के दो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फिर एक आपका क्वेश्चन नंबर बी हो गया, ये हो गया आपका बी क्वेश्चन 4 नंबर का, ठीक है। ये हमारा किसका था, बायबैक का क्वेश्चन हो गया। फिर आपका एक क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स का, ये ब्रांच का क्वेश्चन हो गया, सही पार्ट, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहता है, ये आपका सर पेपर पैटर्न होता है सब्जेक्टिव का, 70 मार्क्स वाला पेपर पैटर्न दिखाया। एमसीक्यू का इन्होंने साइड पे डाल नहीं रखा, होना तो चाहिए पर ये अभी दिख नहीं रहा मुझे कहाँ है। एमसीक्यू हो सकता है किसी और सेक्शन में इन्होंने डाल रखे हो। मॉक टेस्ट हो गया आपके, अमेंडमेंट्स हो गया, एक मिनट रुको, वैसे ही मैं गूगल पे डालता हूँ, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। एमसीक्यूज सीए इंटर जैन 25, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर, ये रहा। ये रहा देखो, ये एमसीक्यू हो गया, दिख रहा है आपको पार्ट 1, ये एमसीक्यू है आपका पार्ट 1, ठीक है। तो ये जैसे ये आपका कैश फ्लो का एमसीक्यू हो गया, केस सिनेरियो 1, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू हो गया पार्ट 1 का। इसमें क्या कह रहा है वो देखो, वो कहता है कि भाई 1 से 4 तक, ये देखो 1 से 4 तक आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं, 1 से 4 तक के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आ गए, तो ये पहला केस स्टडी होगी आपकी, 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये पांचवा आपका एक 2 नंबर का एक सिंगल एमसीक्यू आ गया, 2 नंबर लिखा है ना इस पे, तो एक सिंगल एमसीक्यू आ गया, पांचवा पॉइंट। फिर उसके बाद केस सिनेरियो 2 आ गया आपका, इसमें 6 से 9 तक, फिर ये 4 क्वेश्चन आ गया, 8 नंबर की केस स्टडी आ गई, ठीक है। तो ऐसे कर करके आपके केस स्टडी बेस्ड, और बाकी आपके एमसीक्यू, एक और केस स्टडी आ गई आपकी डेफर टैक्स वाली जो मैं बता रहा था, AS22 वाली, तो ये वो केस स्टडी होगी। तो ऐसे कर करके आपका ये पेपर पैटर्न है। आई होप आप समझ गए होंगे, और तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो दिस इज योर पेपर पैटर्न, इस तरीके से एग्जाम
का पेपर पैटर्न रहता है, ये इस तरीके से एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर सिलेबस की, क्या हमारा सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना है, ये सब चीजें। इसके बाद मैं आपको बुक्स भी दिखा दूंगा कि क्या आपकी बुक्स है। ठीक है, ये कोर्स कंटेंट भी लिख लेना आप, ये जो मैं कोर्स कंटेंट लिख रहा हूं ना यहाँ पर, ये भी आप लिख लेना अपने रजिस्टर में, फ्रंट पे इसे कोर्स कंटेंट को भी नोट डाउन कर लेना। कोर्स कंटेंट, आपका कोर्स दो पार्ट्स में, दो मॉड्यूल में डिवाइडेड है। मॉड्यूल 1 मतलब आईसीआई की तरफ से तो आपको 3-4 मॉड्यूल मिलती है। आईसीआई ने क्या कर रखा ना, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ना, मतलब उसके हेड वाइज उसको डाल रखा है। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में एएस बोल रहा हूं, और मॉड्यूल 2 में डाल रहा हूं मैं आपके अदर देन एएस, अदर देन एएस। तो मॉड्यूल 1 की अगर मैं बात करूं, अब ये मत पूछना सर एएस कितने मार्क्स के हैं, अदर देन एएस कितने मार्क्स के हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो उसकी ऐसी कोई वेटेज नहीं है। बट हाँ, जैसे कंसोलिडेशन हो गया, अमेलगमेशन हो गया, इंटरनल हो गया, तो ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आते आते हैं। 14 मार्क्स कंसोलिडेशन, 14 मार्क्स अमेलगमेशन, 10 से 14 नंबर का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। शेड्यूल 3 पिछली बार नहीं आने की, शेड्यूल 3 आना चाहिए था, तो शेड्यूल 3 मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन आ सकता है 10 या 14 मार्क्स तक का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपके बाइफर्केशन है। तो मॉड्यूल 1 आपका एएस है, उसमें क्या होता है सर, सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन टू एएस, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस। कि भाई एएस क्या होते हैं, एएस किस पर अप्लाई होते हैं। एप्लीकेबिलिटी के लिए हम बहुत डिटेल में एक क्लास रखते हैं, जिसमें हम सीखते हैं सर एएस किस पे एप्लीकेबल है। तो स्टार्टिंग जब भी हम एएस की करेंगे तो पहले मैं आपको एप्लीकेबिलिटी बताऊंगा कि एएस किस पे लगते हैं। फिर एक टॉपिक आएगा हमारा, एक फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन, आईसीआई का एक फ्रेमवर्क है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएस। कि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो उनका फ्रेमवर्क क्या है, आईसीआई का क्या फ्रेमवर्क है, अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएस। अभी करंटली इंडिया में सर दो तरीके के स्टैंडर्ड चल रहे हैं, अभी एएस भी लग रहे हैं और कुछ कंपनीज पे इंड एएस भी लगते हैं। तो इंड एएस वाला पोर्शन आप पढ़ते हो फाइनल लेवल पे, तो फाइनल में हम सीखते हैं कि सर इंड एएस क्या होते हैं, किस पर अप्लाई होते हैं। इंड एएस का फ्रेमवर्क अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग करने का तरीका, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। ठीक है, एएस का अगर आपकी बेस स्ट्रांग हो जाता है ना, तो फाइनल के इंड एएस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। फाइनल के इंड एएस में उन्हीं बच्चों को दिक्कत आती है जिसका एएस का बेस वीक है। तो मैं आपको बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एएस का बेस बिल्कुल स्ट्रांग करके जाना, एएस में कोई भी आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जितने भी एएस पढ़ रहे हो ना, सबका इंड एएस आपको फाइनल लेवल पे पढ़ना है। तो वो इंड एएस आपका तभी स्ट्रांग रहेगा जब आपका एएस वाला बेस क्लियर है, तब आप रिलेट कर पाओगे, अच्छा एएस में ये बात थी, इंड एएस में ये बात है, तो आप ना इजीली कंपेयर कर पाओगे, अच्छा यहाँ पर चेंजेस हैं। तो वो जब रिलेट करके पढ़ोगे ना, वो पढ़ने में आपको मजा आता है फिर। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने डाले हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें इन्होंने क्या क्या डाले, इन्होंने डाले इसमें प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में कुछ एएस ऐसे हैं जो खाली प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिलेटेड बातें करते हैं, जिसमें आपका एएस वन आ गया। एएस वन का नाम लिख लो, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एएस वन। फिर आपको पढ़ना है एएस थ्री, 1 to 3 करके भी लिखवा सकता था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने जैसे अपने मॉड्यूल्स में दे रखा है ना, मैं वैसे आपको लिखवा रहा हूं। तो इन्होंने पहले बनाया प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस एएस, उसमें एएस वन हो गया, फिर एएस थ्री आ गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर आपका एएस 17 आ गया,
इसमें हो गया आपका नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये जरूर आप नोट करके रखना, सिलेबस नोट कर लेना भाई। उसके बाद AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। फिर AS 20 अर्निंग पर शेयर, EPS, अर्निंग पर शेयर। AS 24, अच्छा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके पूरे प्रैक्टिकल होंगे, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल होंगे, कुछ मिक्स होंगे। मतलब प्रैक्टिकल तो सारे स्टैंडर्ड होते हैं, थ्योरेटिकल मतलब उनमें सम्स नहीं है, उनको थ्योरेटिकल बोल रहा हूँ। वैसे ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, सारे ही स्टैंडर्ड आप प्रैक्टिकल हैं, उनको अप्लाई करना सीखेंगे हम। AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। AS 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये आपके प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड एएस हो गए 1, 3, 17, 18, 20, 24 और 25। तो ये सारे वो स्टैंडर्ड है जो कुछ प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट ने नाम दिया एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एसेट्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंस्टीट्यूट कहता है कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो हमारे एसेट्स के ऊपर है, जो बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं ना, तो एसेट्स के ऊपर लगने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि AS 2। AS 2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होती है, एसेट्स होती है ना, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज उसका एक स्टैंडर्ड है। फिर एक आएगा AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। कई बार सुना होगा नाम PPE, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर स्टैंडर्ड हो गया एक, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर हो गया आपका AS 13 इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। फिर हो गया आपका AS 16। AS 16 आता है आपका बोरिंग कॉस्ट, ये भी कुछ एसेट्स के बारे में बात करता है कि भाई खर्चों को कैपिटलाइज करना, बोरिंग कॉस्ट हो गया आपका। फिर हो गया आपका AS 19 लीज अकाउंटिंग का, लीजेस। फिर हो गया आपका AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह, इनका स्टैंडर्ड हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। फिर हो गया आपका AS 28, ये भी हमारे पीपी के ऊपर है, उनकी इंपेयरमेंट के बारे में बात करेगा, तो ये होगा इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। पीपीई की इंपेयरमेंट के बारे में बात करता है ये। ठीक है, तो एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गई हमारे कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट कहता है लाइबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लाइबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारी लाइबिलिटी के ऊपर लगते हैं, हालांकि लाइबिलिटी के ऊपर इतने स्टैंडर्ड नहीं है, दो ही हैं, एक है AS 15 और AS 29, दोनों ही प्रोविजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, AS 15 बात करता है इंप्लॉय रिलेटेड लाइबिलिटी, जिसका नाम है इंप्लॉय बेनिफिट्स, इंप्लॉय को कुछ पे करना है, वो लाइबिलिटी होगी। और ये आपका जनरल प्रोविजन के ऊपर स्टैंडर्ड है, इसका नाम है प्रोविजन कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। नाम सुना होगा ना आपने, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, प्रोविजन कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, AS 29। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने नाम दिया AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन आइटम्स इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इंस्टीट्यूट ये कहता है कि अगर अभी मैं कुछ स्टैंडर्ड लिखूंगा, वो कह रहा है इससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है तो ये स्टैंडर्ड लगेगा,
तो ये स्पेशल स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर इनसे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो ये स्टैंडर्ड लगेगा। तो वो उनको नाम दिया गया एएस बेस्ड ऑन आइटम्स इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि एएस 4। एएस 4 का नाम है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई इवेंट होता है जो प्रीवियस बैलेंस शीट डेट पे एडजस्ट होना चाहिए था, मतलब उसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है, उसके ऊपर स्टैंडर्ड है। कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स occurring after the balance sheet date। AS 4 हो गया। फिर एक आएगा आपका AS नंबर 5। AS 5 का नाम क्या है? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। प्रायर पीरियड आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज का कोई चेंज, इसके बारे में बात करेगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये स्टैंडर्ड की इंप्लीकेशन आएगी। मतलब ये वो स्टैंडर्ड है कि इनसे रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो इनकी इंप्लीकेशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो AS 5 का नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड prior period items and changes in accounting policies। ये AS 5 हो गया आपका। फिर आएगा AS 11। ये फॉरेन एक्सचेंज का है। अगर फॉरेन ट्रांजेक्शन हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो फॉरेन करेंसी से अगर डीलिंग हो रही है फॉरेन करेंसी में, तो ये स्टैंडर्ड आएगा, जिसका नाम है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। AS 11। फिर आएगा आपका AS 22। ये जिसके भी मैंने आपको केस स्टडी दिखाई थी जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ये भी एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे हम, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। स्पेशली ये AS 22 का जो स्टैंडर्ड है ना, ये जब आप इनकम टैक्स में एक टॉपिक होगा PGBP करके, तो इनकम टैक्स का जब आप PGBP पढ़ लेते हो ना, तब ये स्टैंडर्ड पढ़ने में आपको मजा आएगा, AS 22। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रेवेन्यू रिलेटेड है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रेवेन्यू रिलेटेड है, जैसे कि AS 7। ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में बात करता है, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है। और लास्ट एक आएगा आपका अदर एएस में आपका AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड है ये। और एक हो गया आपका AS 14 अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। इसका तो पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे हम, अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। ठीक है। अदर एस हो गए। और एक आता है आपका कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कंसोलिडेशन बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कंसोलिडेशन में ना 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं तो वो तीनों को इंस्टीट्यूट ने अलग से डाल दिया, AS 21, AS 23 और AS 27। AS 21 का नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। AS 23 ये कुछ एसोसिएट रिलेटेड बातें करता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट
इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और AS 27 को ज्वाइंट वेंचर रिलेटेड बातें करता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, तो ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए 1 से लेकर 29 तक, जो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं। एक बार देखो, क्या 1 से लेकर 29 तक हमारे सारे नाम हो गए? 1 से 29 तक देखो एक बार, सारे नाम हो गए? चेक करते चलो। 1 से 29, यस सर, एक हो गया। एक के बाद फिर ये 2 हो गया, 3 हो गया, और नीचे लिखा था 4 हो गया, 5 हो गया। AS 6 होता ही नहीं है, डिलीटेड है। ठीक है, फिर हमने 7 लिखा था, 8 भी नहीं होता, डिलीटेड है, 9 हो गया। डिलीट मतलब पहले होता था, इंस्टीट्यूट ने विड्रॉ कर लिया, वो उसके प्रोविजन किसी और स्टैंडर्ड में डाल दिए। 10 हो गया, 10 के बाद 11 नीचे था, आइटम इम्पैक्ट में 11 हो गया, 12 नीचे हो गया, उसके बाद 13 ऊपर था, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 लाइबिलिटी में था, 15 हो गया, 16 ये रहा, 17 था हमारा, 17 ऊपर था, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 कंसोलिडेशन में चला गया, 22 ऊपर, 22 कहाँ था, 22 हमारा कहीं था, ये रहा, 22 हो गया, 23 कंसोलिडेशन में हो गया, 24 ऊपर था, 24 कहाँ है, ये रहा, 24, 25, 26 ये रहा एसेट्स वाला इंटेंजिबल का, 27 कंसोलिडेशन में हो गया, 28 का आपका इंपेयरमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने लिख लिए। तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने हैं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में, 1 से लेकर 29 तक सारे एएस आपके सिलेबस में। ठीक है, ये तो होगी एएस की बात। अब आता है अदर देन एएस। तो देख रहे हो सिलेबस में एएस तो सारे हैं ही, लेकिन अदर देन एएस भी टॉपिक है। बड़े बड़े टॉपिक तो अदर देन एएस में ही आएंगे। ठीक है, तो अदर देन एएस में क्या क्या है आपके पास? अदर देन एएस में तो टॉपिक आएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जिससे हम अपनी शुरुआत करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जिसमें हम पूरा शेड्यूल 3 पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, शेड्यूल 3 फॉर्मेट देता है, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 होता है, तो शेड्यूल 3 फॉर्मेट देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इससे हम शुरुआत करेंगे कल ही। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका भी हमने एएस भी देखा था, लेकिन ये पूरा एक अलग से चैप्टर भी है, तो हम इसका ना एएस अलग से नहीं पढ़ते, AS 3 वो इस चैप्टर के साथ ही आपका साइड बाय साइड कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे हम बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो एक कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 68, तो बहुत सारी बातें ना कंपनीज एक्ट में भी देखोगे। ठीक है, तो साइड बाय साइड आपके कवर होती चली जाएंगी। तो सेक्शन 68 बायबैक का ये पढ़ेंगे हम चैप्टर पूरा। अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, AS 14। तो AS 14 भी हमें अलग से नहीं पढ़ना होता, वो इसी चैप्टर के साइड बाय साइड ही साथ साथ कवर होता है आपका। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और एक आएगा टॉपिक आपका ब्रांच अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स। ठीक है जी, तो ये सब आपका वो है, सिलेबस है, ये सब आपका सिलेबस है। ठीक है, तो ये अदर देन एस हो गया, तो ये आपका पूरा एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस है। तो सिलेबस आप इसको लाइटली मत लेना, लाइटली है भी नहीं। ठीक है, तो सिलेबस अच्छा खासा है, तो टाइम लगता है इसको कवर करने में, बट चीजों को मजेदार तरीके से इंटरेस्ट के साथ साथ कॉन्सेप्चुअली पढ़ते चले आना, समझते चले आना, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ये सिलेबस है हमारा। अब अगर आपका नोट हो गया तो मैं आपको बुक दिखाता हूं, जो मैं बुक दूंगा आपको। बुक का एक बार नजारा ले लेते हैं सर, बुक का। बुक, ये देखो, ये वॉल्यूम 1 है। 2 वॉल्यूम मैंने बताई ना आपको, 2 वॉल्यूम मिलेगी, तो ये वॉल्यूम 1 है आपकी, वॉल्यूम 1।
इसमें सारे एएस है, लगभग 178 पेजेस की हमारी किताब है वॉल्यूम 1, इसमें सारे एएस है। ठीक है, अच्छा कुछ जो एएस थे जो चैप्टर वाइज है वो मैंने यहाँ नहीं डाले, उसके लिए मैंने वो वॉल्यूम नंबर 2 यूज करी है। जैसे पहला आपका इंट्रोडक्शन है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस आ गया, फ्रेमवर्क का टॉपिक आ गया, फिर वही इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैंने डाला है एएस 1 17 और आपका 18 20 24 25, ये सारे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वाले हो गए। फिर एसेट में वही आपका 2 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद आपका 16 हो गया, 19 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, सारे आपके एसेट वाले हो गए। ठीक है, लाइबिलिटी वाले उसमें आपका 15 हो गया और आपका 29 हो गया। फिर आपका ये आइटम इम्पैक्टिंग में एएस 4 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 22 हो गया, रेवेन्यू में आपका 7 हो गया, 9 हो गया, और अदर में आपका एएस 12 डाला है, बस मैंने 14 नहीं डाला क्योंकि एएस 14 हमने मॉड्यूल नंबर 2 में कवर किया है, तो मॉड्यूल नंबर 1 हो गया। इसमें क्या मिलेगा सर, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन है, देखो ये सारे क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर है, क्वेश्चन आंसर है। जितने भी जो भी एएस वाली किताब है मॉड्यूल 1, इसमें मैंने आपको आंसर भी दिए हैं क्योंकि एएस वाली किताब है, तो इसमें मैंने आपकी रेफरेंस के लिए आपको आंसर भी दिया। लेकिन जो मॉड्यूल नंबर 2 है उसमें मैंने आंसर नहीं दिया, उसमें मैंने सिर्फ फाइनल आंसर दिया है क्योंकि उसमें मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो खुद। लेकिन ये मॉड्यूल नंबर 1 है, इसमें थियोरिटिकल भी चीजें होती है, तो इसमें मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी दे रखा है, सो दैट आप इसको आराम से पढ़ पाओ। ठीक है, ये मॉड्यूल 1 हो गया आपका। नाउ मॉड्यूल 2 भी दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुको तो आप मैं आपको दिखा दूंगा। सी बी मॉड्यूल 2 सर्च होने दो एक बार, नहीं तो फिर डाउनलोड करता हूँ मैं। होनी तो चाहिए। ये रही मॉड्यूल 2, ये रही मिल गई। ये वॉल्यूम 2 है आपकी, तो ये वॉल्यूम 2 मिलेगी आपको। ठीक है, वॉल्यूम 2 में आपका ये कोर्स कंटेंट है वॉल्यूम 2 का, देख लो। इसमें मैंने क्या क्या डाला है, 232 पेजेस की किताब है ये, 232 पेजेस की किताब है कि उसमें सारे आपके चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें वो आपके शेड्यूल 3 आ गया, शेड्यूल 3 के क्वेश्चंस आ गए आपके। कैश फ्लो स्टेटमेंट एएस 3 मैंने पूरा इकट्ठे यहीं पर ही डाला हुआ है। ठीक है, बायबैक का चैप्टर हो गया आपका, अमेलगमेशन का चैप्टर हो गया आपका, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर हो गया आपका, ब्रांच अकाउंट्स हो गया आपका, और एक कंसोलिडेशन के जो सारे थे ना, सब कुछ मैंने यहीं पर डाल दिया। कंसोलिडेशन पूरा का पूरा आपका यहीं पर ही मिलेगा आपको, एएस वाली किताब में नहीं मिलेगा, यहीं पर ही मिलेगा। ठीक है, समझ गए, ये हमारी बुक है। ठीक है, तो हम शुरुआत किससे करेंगे सर, हम कल से, कल वाली क्लास से हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर मैं आपको कराऊंगा, जब तक रिजल्ट नहीं आता तो हम आराम आराम से इसको कवर करेंगे। कल है बुधवार और आपका एमडब्ल्यूएफ क्लास चलेगी, तो वेडनेसडे होगा, देन फ्राइडे होगी, देन मंडे होगी क्लास। रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन वही 20-25 फेब के आसपास लगती है मुझे, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, बुक बता दी, सिलेबस बता दी, पेपर पैटर्न बता दिया, कैसे पढ़ना है वो बता दिया, और कुछ अगर आपको पूछना है, टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग टाइमिंग भूल गया बतानी मैं, टाइमिंग्स। सर टाइमिंग्स ऑफ द क्लास क्या रहेंगी, बिल्कुल फ्री रखना है अपने आप को उस टाइम पे। ठीक है, टाइमिंग्स देखो, टाइमिंग हमारी रहेगी 6 से 6:30 के बीच में क्लास स्टार्ट होगी। सर 6 साढ़े 6 किलो कराऊं, कभी कभी हो सकता है क्लास 6 बजे भी चालू हो, 6 से पहले नहीं होगी कभी भी क्लास, 6 बजे हो सकती है, 6:15 भी हो सकती है, 6:30 भी हो सकती है, तो आपको तो 6 बजे अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना कि अब मेरी एडवांस अकाउंट्स की क्लास होने वाली है। ठीक है,
90% चांस है कि आपकी क्लास होगी 6:30 बजे। 90% चांस है कि आपकी क्लास होगी 6:30 बजे। लेकिन अगर मान लो मुझे कहीं जाना है या मुझे कोई लंबी क्लास चाहिए, तो मैं आपकी क्लास 6 बजे भी रख सकता हूँ। मुझे अगर आधा घंटा एक्स्ट्रा चाहिए आज क्लास के लिए, क्वेश्चन कराना है कोई या जो भी है, तो मैं क्लास 6 बजे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो 6, 6:30 और कब तक चलेगी हमारी? 8:30 से 9 के बीच तक। ठीक है, मतलब 8:30। तो आप ना एक काम करो, आप अपना 6 to 9 फिक्स कर दो कि 6 से 9 मेरा एडवांस अकाउंट्स है, ये 3 घंटे मेरा एडवांस अकाउंट्स है। तो इसमें आप अपना रिवीजन वगैरह भी, अगर मान लो आधा घंटा लेट स्टार्ट हो रहा है तो रिवीजन कर लेना। और 8:30 में लेकर चलोगे भी, 8:30 तक तो चलेगी चलेगी, वो एक्सटेंड होते होते कभी 9 भी बज सकते हैं। तो मैं पहले से आपको चेतावनी दे देता हूँ कि भैया 9 भी बज सकते हैं। वेडनेसडे का जो दिन होगा, उस दिन हमारी क्लास ठीक 8:30 एंड हो जाएगी, क्योंकि वेडनेसडे मेरे को 8:30 बजे एक सेशन कोई और लेना होता है, तो 8:30 बजे वो एंड हो जाएगी। लेकिन वो 6 बजे अगर मेरे को नीड होगी तो मैं 6 बजे शुरू कर दूंगा। तो ये आपका टाइमिंग है। डेज, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तो MWF चलेगी क्लास। लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपकी जो क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे मैंने अभी प्लान किया है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली मैं ना 5 days अ वीक रखूंगा। रिजल्ट आने के बाद 5 दिन हो जाएगी, हफ्ते में 5 दिन आपकी क्लास होगी, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, इसको कवर करने में टाइम लगेगा। तो मुझे क्लासेस ऑल्टरनेट डेज में हमारा कवर नहीं हो पाएगा, तो मुझे 5 days अ वीक लेनी पड़ेगी क्लास। अच्छा, कभी कभार हो सकता है कि मैं किसी वीक अगर किसी दिन क्लास नहीं ले पा रहा, तो वो 4 days अ वीक भी रह सकती है। अच्छा, बीच बीच मैंने बताया था ना रिकॉर्डेड भी दे सकता हूँ मैं आपको, कोई लेक्चर है तो वो रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। मान लो कोई लेक्चर है कि भाई मैंने मेन चीजें करा दिया भाई कि भाई क्वेश्चंस है, तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा कि भैया आप रिकॉर्डेड लेक्चर है ये आप देख लो, ताकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मेरे पास सारा कंटेंट रेडी है, तो मैं मिक्स मैच करके करूंगा। लेकिन हाँ, मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको मैक्सिमम चीजें लाइव करा दूंगा, लेकिन हाँ कुछ रिकॉर्डेड का भी हमारे पास बैकअप प्रोविजन रहेगा। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे हो सकता है मेरे को मंडे टू सैटरडे भी करनी पड़े, हो सकता है कभी नीड लगे, हालांकि मैं प्रेफर करता नहीं हूं, लेकिन मुझे नीड लगे तो मैं संडे भी आपकी क्लास लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका टाइमिंग्स रहेंगे। सुबह मैं रखना नहीं चाहता, क्योंकि सुबह में इसलिए नहीं रख रहा है, बहुत सारे बच्चों का कॉलेज वॉलेज का भी चक्कर रहता है, तो सुबह मैं प्रेफर नहीं करता। हाँ, छुट्टी वाला दिन होगा तो छुट्टी वाले दिन मैं सुबह भी रख सकता हूँ क्लास, लेकिन मैं इवनिंग की ही क्लास प्रेफर करूंगा। मैं इवनिंग वाला ही टाइम प्रेफर करूंगा, ये टाइम मुझे सही लगता है। इस टाइम पे सब बच्चा अपना क्लास आराम से ले सकता है, कॉलेज से आने वाला भी आराम से ले सकता है, तो ये सही है टाइमिंग। ठीक है, बोलो, क्या ये बात क्लियर है? बताओ बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ। तो आज वाली क्लास का मेरा कंटेंट खत्म हो गया, मुझे जो इंट्रोडक्शन वगैरह देनी थी दे दी। अब आपके कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हो, कोई भी आपको कोई पॉइंट पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई आपके माइंड में कोई क्वेरी चल रही हो तो यू कैन आस्क। अदरवाइज हम कल से अपना शेड्यूल 3 का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। बताओ भाई, कुछ पूछना हो आपको तो पूछ लो, और अगर क्लियर है सारी बातें तो ओके कर दो। जल्दी बताओ, क्या सारी बातें क्लियर है आपको? ये लेक्चर यूट्यूब पे भी रहेगा, तो आप बाद में यूट्यूब पे भी देख सकते हो। वैसे तो आप लोग ऐप में, मैंने आपको ऑलरेडी ऐड कर ही दिया है, तो ऐप में रहेगा ही रहेगा। ऐप का तो फीचर आपको पता ही है, सारे लेक्चर होकर आपका रिकॉर्ड भी यहीं पर ही ऐप में अवेलेबल हो जाता है, तो आप कभी भी लेक्चर देखो। हाँ, वैलिडिटी के बारे में और बता देता हूँ। लेक्चर्स की वैलिडिटी क्या है सर? 1 ईयर वैलिडिटी है, अनलिमिटेड व्यूज है, अनलिमिटेड व्यूज है। ठीक है, अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे, और 1 साल की वैलिडिटी मैं दे रहा हूं आपको, कोई नहीं देता 1 साल, मैं दे रहा हूं 1 साल। 1 साल की वैलिडिटी मतलब, और वैलिडिटी मैं अभी से काउंट नहीं कर रहा, मार्च से काउंट करूंगा। ठीक है, तो यानी कि मार्च 2026 तक आपके पास क्लासेस अवेलेबल है। इन एनी केस, मतलब इन एनी केस अगर आप जनवरी अटेम्प्ट नहीं दे पाए या आपका ठीक नहीं हुआ, तो मार्च 2026 तक आपकी क्लास अवेलेबल है, मतलब आप मई तक भी उसका बेनिफिट ले सकते हो। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मार्च 26 तक आपके पास वैलिडिटी रहेगी लेक्चर्स की। ठीक है, तो मतलब एक क्लास के प्राइस में जो कि डिस्काउंटेड होगा, उस डिस्काउंटेड प्राइस में आपको 2 अटेम्प्ट तक का बेनिफिट मैं दे दूंगा आपको, और क्या चाहिए भाई? ठीक है, चलो, क्लियर है? करे टाटा बाय बाय। चलो भाई, ओके, बाय 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 बाय। मिलेंगे कल ठीक 6:30 बजे। ठीक है, कल 6:30 बजे मिलेंगे, और अपना शेड्यूल 3 का टॉपिक शुरू करेंगे, और 6:30 to 8:30 हमारी क्लास रहेगी, शेड्यूल 3 का टॉपिक करेंगे। ठीक है, चलो ओके। नहीं, कल वेडनेसडे है ना? हाँ, वेडनेसडे है, तो मैं जल्दी लूंगा 6 बजे। कल मिलेंगे 6 बजे। कल वेडनेसडे है ना, तो 6 या 6:15 के बीच में हम स्टार्ट कर देंगे अपनी क्लास कल। ठीक है, चलो ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय।